देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज करो, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है जी। देखो लास्ट दिन हम लोगों ने ये होमवर्क लिया था 14, 22, 24, 23, 25, 34 और 35। पहले इसको कंप्लीट कर लेते, फिर देखते हैं आज हम लोग नया क्या सीखेंगे। एक दो टॉपिक आज हम लोग और भी नया देखेंगे। गुड मॉर्निंग परवेज। गुड मॉर्निंग मैम। 14th नंबर से स्टार्ट करते हैं। 14th नंबर। यहाँ पर दिया है, इफ द रेशियो बिटवीन लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर एंड पैसेज इंडेक्स नंबर 28:27। ठीक है, तो दो तरीके का इंडेक्स का हमें रेशियो दिया है। दो तरीके का इंडेक्स का हमें रेशियो दिया है और हम लोग को बोला है कि मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है इस टेबल से। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग फिगर है, जैसे कि देखो एल जो है यहाँ पर पी। ठीक है, तो मिसिंग फिगर हमें क्या निकालना है, पी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, पी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। दो कॉमोडिटी पे क्वेश्चन है, बेस ईयर, करेंट ईयर, प्राइस, क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को तो पता है कि लेस्पियर्स और पैसेज का फॉर्मूला क्या होता है, उसका रेशियो बोला है। तो हम लोग 14 नंबर ऐसे कर सकते हैं। देखो हम लोग को बोला है कॉमोडिटी, पहले लिख लेते हैं। कॉमोडिटी एक्स और वाई है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग को दिया हुआ है बेस ईयर। बेस ईयर का प्राइस को P0 लेंगे। ठीक है, और बेस ईयर के क्वांटिटी को Q0 लेंगे। अच्छा, करेंट ईयर का PN और QN। ठीक है, ये तो हो जाएगा, थोड़ा पास पास हो गया, थोड़ा दूर। PN और QN। ठीक है, अच्छा अब ये डेटा गिवन है LL 10, 5 2P 5 2, LL 10, 5 2P 5 2 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है P का वैल्यू कितना होगा, और एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि लेस्पियर्स बाय पैसेज का रेशियो दिए रखा है 28/27। ठीक है, तो लेस्पियर्स का फॉर्मूला क्या होता है। लेस्पियर्स का फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। तो लेस्पियर्स में होता है, देखो PN/P0। ठीक है, इनटू क्वांटिटी जाएगा इसमें, और लेस्पियर्स जो है उसने Q0 लेके काम किया था। ठीक है, डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय, अब इनटू 100 देखो लिख सकते हो, क्योंकि रेशियो हो रहा है तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहो तो लिख सकते हो। और ये समेशन। ठीक है, फिर यहाँ पर वही सेम तरीके से समेशन PN/P0, यहाँ पर QN और QN हो जाएगा, यहाँ पर इंटू 100। इसका वैल्यू बोल रखा है 28/27, जिसमें से ये 100 हम लोग आराम से हटा सकते हैं, रेशियो है, डिवाइड हो रहा है तो उस वजह से। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे PN और Q0। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे P0 Q0। ठीक है, तो PN और Q0 तो देखो कितना होता है, PN का मतलब इतना है, Q0 का मतलब इतना है, तो ये हो गया मेरा 20, और P×5 यानी कि 5P, और P0 Q0। चलो देखते हैं P0 और Q0, तो L×10 10L, और 5×L 5L। ठीक है, अब ये समेशन इसका PN Q0 का समेशन, तो 20 प्लस 5P, और यहाँ पर 10L और 5L ये ऐड हो जाएगा, 15L हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जो है L है, ये 15L हो गया। अच्छा, इसके बाद फाइंड आउट करना है हम लोग को PN और QN। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, कॉलम बनाएंगे PN QN और P0 QN। ठीक है, तो PN QN देखते हैं कितना है, PN और QN, तो ये हो गया 10, PN और QN 2P, इसका टोटल 10 प्लस 2P। ठीक है, और P0 QN, तो P0 और QN मतलब ये लास्ट वाला कॉलम, तो 5L और 2L मतलब 7L हो जाएगा। अब ये वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर और चेक करेंगे कितना आंसर आ रहा है। तो PN Q0 का टोटल, तो ये हो गया 20 प्लस 5P डिवाइडेड बाई P0 Q0 मतलब 15L होल डिवाइडेड बाई PN QN 10 प्लस 2P होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर
ये हो जाएगा 7L, P0Q1 7L है, ठीक है। और ये वैल्यू हम लोग को बोल रखा है 28/27। अब इसको नॉर्मल मैथ्स में जैसे सॉल्व करते हो, यहाँ एक कोलन लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करके देख लो कितना होगा। तो ये देखो 20 + 5P डिवाइडेड बाई 15L इंटू 7L डिवाइडेड बाई 10 + 2P इक्वल 28/27। देखो, और हम लोग क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ से अगर हम लोग देखो 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो गया 4 + P, ठीक है, डिवाइडेड बाई 15L इंटू 7L, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 5 + P, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन देखो तुम लोग अपने हिसाब से जैसे भी कर सकते हो, नॉर्मल सॉल्व करना है तुम लोग को जैसा ठीक लगे कर सकते हो। तो ये एल एल कैंसिल आउट, 5 3 15, ठीक है। तो ऊपर हम लोग का आ रहा है 4 प्लस यहाँ पर 4 और ये 7 भी है, ठीक है। तो ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेते, 7 × 4 28 + 7P डिवाइडेड बाई यहाँ पर 5 × 3 × 2 6 6 × 5 30 + 6P और 28/27। फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 27 × 28 तो ये हो गया 756 प्लस 27 × 7 तो ये हो गया 189P, 28 × 30 तो ये हो गया 840 और 28 × 6 ये हो गया 168P। तो 168 और 189 का डिफरेंस देख लेते, 21, मतलब इधर डिफरेंस करके 21P और 840 माइनस 756 तो ये आ गया 84। तो P का वैल्यू हो जाएगा 84/21। 4 आ गया, ठीक है। देखते हैं 4 ऑप्शन में है कि नहीं, चेक करते हैं 4 ऑप्शन में है कि नहीं है। हाँ है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कैलकुलेशन मुझे जैसे लगा मैंने वैसे कर दिया। कंसेप्ट ये था कि हमें लेस्पियर्स पैसेज रेशियोज बता दिया था, हमें उसको फॉलो करके सॉल्व करना था। अब ये जो सोल्यूशन है मैंने जैसे सॉल्व किया है लाइन बाय लाइन, तुम लोग भी वैसा ही करो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तुम लोग किसी और तरीके से चाहो तो भी कर सकते हो, जैसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया वो भी कर सकते हो, कॉमन लेना कोई नेसेसरी बात नहीं है, सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है। तो तुम लोग आराम से इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो जैसा तुम लोग को ठीक लगे। अगर ऐसा करना है करो, नहीं करना है किसी और तरीके से कर लो, आंसर 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो 14th नंबर वाला हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बोला है, बार बार ये ओपन करते हैं पीसी। अच्छा नेक्स्ट कौन सा है हम लोग का 22। अच्छा 22 नंबर देखते हैं क्या बोला है। अच्छा यहाँ पर बोला है कि पीएनक्यूएन का टोटल 249 है, P0Q0 का टोटल 150 है, पासेस इंडेक्स नंबर 150 है, और बोलीज जो है ना, अब ये जो दिया हुआ है ना रोबीज और एंड बोलीज, तो ये एक्चुअली बोलीज का ये पूरा नाम है, मैंने सिर्फ बोलीज लिखा है, तुम लोग चाहो तो ये नाम भी आगे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बोलीज इंडेक्स नंबर 145 है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोगों को दो इंडेक्स नंबर बता रखा है, दो डेटा बता रखा है, एक तो पैसेज का और एक बोलीज का बता रखा है, पूछ रहा है कि फिशर्स का क्या होगा, ठीक है। चलो देखते हैं ये सबसे कैसे करके हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं। तो ये देखो, ये यहीं पर कर देते हैं, यहाँ जगह है, चलो 22 नंबर यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो देखो फिशर्स का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, फिशर्स का होता है रूट ओवर ऑफ लेस्पियर्स इनटू पैसेज, ठीक है। ये तुम लोग को याद करना है। और हम लोग को क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है पैसेज का है 150, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसको आगे ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं, ये हो जाएगा एल इंटू 150, ये गिवन था क्वेश्चन इसीलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा बोलीज का क्या था, हम वो सिर्फ बोली से लिख रहे हैं, ठीक है। और एक जो नाम है ना वो और नहीं लिख रहे हैं, एमसीक्यू में नाम जो है उतना लिखने का तो बात है नहीं, बस पता करो, मतलब पता रखो कि बोलिस ये जो पूरा नाम है इनका, ठीक है। मतलब दो जन मिलके किया था।
तो जो भी हो, तो ये है 145। और वोलिस का जो फॉर्मूला है वो होता है लेस्पियर्स और पैसिस का जो है एवरेज अरिथमेटिक मीन, तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये हम लोग को पता है 145, क्वेश्चन बता दिया है। वोलिस का देखो 145 है, और पैसेज का भी हम लोग को पता है, पैसेज का है 150। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एल प्लस 150 इक्वल टू 145 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 190। ठीक है, तो एल हो गया 190 माइनस 150 यानी कि 40। ठीक है, ये 40 आ गया। नहीं, ये मैंने गलत किया ना कैलकुलेशन, ये 290 होगा, तुम लोग बोल नहीं रहे। 290 होगा ना, मैंने 190 कर दिया है, 290 होगा। 290 माइनस 150 140 होगा। सिंपल, यहाँ से मुझे लास्पियर्स वाला पता चल के अब फिशर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे वैल्यू। 140 और 150 तो पहले से ही पता था, बाकी कैलकुलेटर उठाना है और हम लोग को कैलकुलेट करके देखना। 140 इंटू 150, इसका रूट 144.91 ऐसे आ रहा है। 144.91 अप्रोक्सीमेटली ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच होता है। तो देखो क्या क्या आंसर है हम लोग का। यहाँ पर 75 ये तो नहीं होगा, 60 ये भी नहीं होगा, 145.97 है और नन ऑफ दिस है। ठीक है, अब देखो इसमें कंफ्यूजन मत करो, क्यों? क्योंकि 144.9 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 145 जरूर लिख सकते हैं, लेकिन 145.97 तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आंसर डी होगा, डी ही है। ठीक है, आंसर हम लोग का डी होगा। मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कोई अगर 144 है उसको अप्रोक्सीमेटली 145 लिख सकता है, लेकिन 145.97 ये कैसे लिख सकता है? ये तो पॉसिबिलिटीज नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी। वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तुम लोग को सोचना पड़ेगा सही आंसर क्या होगा। ऐसा नहीं कि नन ऑफ दिस नहीं होता है, आंसर नन ऑफ दिस भी तो होता है। तो इसका आंसर नन ऑफ दिस है और नन ऑफ दिस ही सही है, क्योंकि ये हम लोग का 145.97 ऐसा कुछ दिख रहा है, वो वैलिड नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से। तो ये हम लोग का देखो 22 वाला हो गया। अब नेक्स्ट 24th नंबर पे चलते हैं। समेशन P0 Q0 बताया है, PN Q0 बताया है, देन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर 1950 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 1960 इज। चलो पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोला है, हम यहाँ पर दिखाते हैं। 24th नंबर वाला कर रहे हैं। 24। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग को बोल रखा है कि P0 Q0 बता रखा है, PN Q0 बता रखा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर 1950 विद रेस्पेक्ट टू बेस 1960। ठीक ठीक है, तो 1950 और नीचे 1960 आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग लिविंग इंडेक्स जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? करेंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, या फिर बोल सकते हो बेस ईयर। तो वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों में प्रीवियस तो 1950 है। ठीक है, क्या चालू है? तो मैंने तुम लोग को दिखाने के लिए एक पेज ओपन रखा था, आई थिंक वहां पर कुछ चालू। एक सेकंड रुको। मैंने तुम लोग को कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे शिफ्टिंग स्प्लाइसिंग बताना है बोल के एक वेबसाइट ओपन किया था, वहां पर पता नहीं कुछ वीडियो वगैरह चालू हो गया, वही हम सोचे कहाँ से आवाज आ रहा है देखो। अच्छा, देखो तो यहाँ पर, हाँ जो बोल रहे थे 1950 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 1960। ठीक है, तो नॉर्मली बेस ईयर हम लोग का कौन सा होता है? पुराना वाला होता है। ठीक है, तो इन दोनों में पुराना तो 50 है, नया 60 है, तो 50 जो है वो मेरा प्रीवियस ईयर होना चाहिए या बेस ईयर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन जब खुद बोल रहा है, जैसे कि देख सकते हो ये जो पॉइंट है ना, क्वेश्चन खुद आके बोल रहा है कि भाई इसको ऐसे इतना आप वैल्यू लगाओ। ऐसा हम लोगों ने जब इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया था ना, तभी हम लोगों ने ये वाला चीज देखा हुआ है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन तुम लोग को लिखवाया था जहां पर यही वाला प्रॉब्लम था। ठीक है, कि हम लोग का बेस ईयर जो है वो हम लोग का मतलब
करेंट ईयर को बेस ईयर लिया गया था, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी वही हो रहा है, स्मूथली जा ही नहीं रहा है। हाँ। जैसे कि इसमें भी देखो करेंट ईयर जो है वो 1950 कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो करेंट ईयर 1950 कैसे हो सकता है, बेस ईयर ही होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन अगर हमें बोलेगा देन फॉलो द क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को बोला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करके देना है, ये वाला हमें फाइंड आउट करके देना है। ये करने से क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना होगा, इस बेसिस पे वो हमें बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, लेना चाहिए पी एन बाई पी जीरो, ठीक है, जहां पर पी एन जो है वो मेरा क्या होगा 1950। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास ना दो डेटा है, एक है पी एन क्यू जीरो, यहाँ वेटेज दे दिया है, तो पी एन बाई पी जीरो करने का मतलब है ये डिवाइडेड बाई ये होगा, क्योंकि यहाँ पी एन अवेलेबल है, यहाँ पी जीरो अवेलेबल है। अब तुम लोग देख रहे हो कि इसमें क्वांटिटी भी लगा हुआ है, मतलब इसमें जो है क्वांटिटी का भी इम्पैक्ट लाया है, मतलब वेटेड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम लोग को निकालना है। तो जो भी हो, हमें तो पी एन और पी जीरो से मतलब है, तो पी एन पी जीरो मिल गया है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी भी दिया है तो हम लोग उसी को लिख लेंगे। तो हम लोग को इसका डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कर लेना चाहिए। तो कितना हो रहा है देखो 3850 डिवाइडेड बाई 3500, ये देखो 3850 डिवाइडेड बाई 3500, ठीक है। अब ये अगर रेशियो में आंसर है तो फिर ये डिवाइड करने से ही होगा, अदरवाइज इंटू 100 करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा। तो हम एक बार 100 करके ही देख लेते हैं, अगर रेशियो में होगा तो उसी हिसाब से टिक लगा देंगे, और अगर परसेंटेज में होगा तो उसी हिसाब से टिक लग जाएगा। इंटू 100, तो ये आ गया मेरा 110, 110 आ रहा है, ठीक है। तो 24 का आंसर हम लोग का 110, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो गया यहाँ पर, ऑप्शन सी। सिंपल था ये क्वेश्चन एकदम। 1950 1960 में मुझे बोला इसको बेस मानो, जिसको बेस मानने बोलेगा वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो 1950 मेरा करंट हो गया, जो कि प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। बाकी क्वेश्चन में हमें कुछ भी सिखाने के लिए दे सकता है कि ऐसे करके सॉल्व करके दिखाओ, तो हम लोगों ने वैसे ही कर दिया। अब 23rd नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद 23rd नंबर में देखो क्या दिया हुआ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1957 वाज 313। बोल रहा है कि जो प्राइस इंडेक्स नंबर था 1957 में वो 313 था, विद 1940 एज बेस ईयर। अब ये वाला बेस मानने बोला है, ठीक है। देखो 1940 और 1957 में बेस तो यही होगा, जो ओल्ड होता है वही बेस होता है, ठीक है, नॉर्मली। बाकी क्वेश्चन जो बोलेगा वो फॉलो करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन यहाँ पर वही फॉलो करने बोल रहे हैं जो प्रैक्टिकली होता है। अब बोल रहा है कि 1940 और 1957 का जो प्राइस इंडेक्स है, मतलब ये जो 313 कैलकुलेट किया गया है, ये 1940 को बेस मान के ये इंडेक्स नंबर निकाला गया है। मतलब कैसे करके निकाला गया होगा, ये इस तरीके से निकाला गया होगा, ये देखो 1957 डिवाइडेड बाय 1940 करके जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो निकाला गया होगा 313। ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 313 है। द एवरेज मंथली वेजेस इन 1957 ऑफ द वर्कर इनटू फैक्ट्री भी 160। बोल रहा है कि 1957 में एक वर्कर जो कि फैक्ट्री में काम करते थे, उनका जो वेजेस था वो था 160। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1957 में, ठीक है, एक वर्कर का जो सैलरी था, सैलरी नहीं वेजेस लिखा है तो हम भी वेजेस लिखते थे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे हमारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 1957 में जो वेजेस था वो था यहाँ पर 160 रुपीज, ठीक है, यही बोला था शायद। हाँ, हम लोग को बोला है रियल वेजेस कितना होगा, देयर रियल वेजेस, ठीक है। हम लोग को पूछ रहा है कि रियल वेजेस कितना होगा। अब देखो रियल वेजेस का मतलब मुझे 1957 का दिया है, तो 1957 का जो वेजेस है, रियल मतलब मुझे ना 1940 का पूछ रहा है, कैसे समझ में आएगा तुम लोगों को। एक्चुअली वेजेस कितना था, क्योंकि टाइम के साथ साथ तो वेजेस जो है वो बढ़ रहा होगा, ठीक है, टाइम के साथ साथ वेजेस बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का लिविंग इंडेक्स बढ़ जाता है, चीजों का इन्फ्लेशन के वजह से, काफी सारे इकोनॉमिकल चेंजेस के वजह से चीजों का, तो लोगों का सैलरी वेजेस तो डेली, मतलब डेली बोल रहे हैं सॉरी, मतलब एक पर्टिकुलर बेसिस पे तो चेंज होता है ना। जैसे कभी कोई जॉब करोगे तो देखोगे कि इतने दिन में ये चेंजेस होगा, इतना इंक्रीमेंट होगा, तो हर एक काम में ऐसा होता है। तो हम लोग को रियल वेजेस का मतलब पूछ रहा है कि ये
वर्कर जब स्टार्टिंग में काम शुरू किया था, मतलब सीधा बात है, आज 1957 में अगर किसी का 160 है, मतलब ये पूछ रहा है, देखो 1957 में अगर किसी को 160 वेजेस मिल रहा है तो एक्चुअली उसका वेजेस पहले कितना रहा होगा, आप कितना पहले निकालोगे? जो मुझे ईयर क्वेश्चन में दे रखा है, मुझे इस टाइम का वेजेस निकालना है, जिसको बोला जा रहा है रियल वेजेस, मतलब कितने में वो काम जब स्टार्ट किया था, तो कितने से स्टार्ट किया था, जो आज बढ़ के 160 मंथली हो चुका है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखो 1957 में वेजेस 160 था, और 1957 में जो हम लोग का इंडेक्स नंबर था, ठीक है, इंडेक्स जो है वो कितना बना 313। तो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 313 है तो वेजेस दिया जाता है 160। अब हम लोग को ये फाइंड आउट करके देना है कि 1940 में कितना वेजेस मिलेगा, तो 1940 का इंडेक्स कितना होगा, क्योंकि ये बेस ईयर है तो इसका इंडेक्स होना चाहिए 100, क्योंकि ये तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि जब हमें कुछ नहीं बताया जाता है बेस ईयर का इंडेक्स, तो ऑलवेज की वो 100 है, ठीक है। मतलब एक सिंपल यूनिटरी मेथड हमें करना है। अगर 313 इंडेक्स चलता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो वेजेस मिलता है एक वर्कर को मंथली 160 रुपीज। तो 1 के लिए कितना कम हो जाएगा, जैसे यूनिटरी मेथड तुम लोग करते हो, ठीक है। तो फिर 160, सॉरी 100 के लिए, ठीक है, 100 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जब रहा होगा तब इनका वेजेस कितना रहा होगा, ऑब्वियसली कम रहा होगा, मतलब आंसर मेरा 160 से कम आना चाहिए, ठीक है। आंसर तो मेरा 160 से कम आएगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ तो इनका वेजेस का इंक्रीमेंट किया गया होगा, ताकि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ एड पर हो सके, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 313। तो ये आ गया 51.118, मतलब हम लिख सकते हैं 51.12 अप्रॉक्स। देखते हैं रुपीज इतना, ठीक है, मतलब उनका रियल स्टार्टिंग में वेजेस रहा होगा 51.12 पर मंथ, जो कि अभी बढ़ के 160 हो गया है 51.12। ये देखो ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें हर चीज का फॉर्मूला नहीं है, चैप्टर का जो कंसेप्ट है उसी के बेसिस पे हमें कैलकुलेशंस करके देना पड़ेगा, ठीक है। और बीकॉम भी जो लोग करते हो, ठीक है, बीकॉम में भी ये चैप्टर रहता है, ठीक है, कौन से सेमिस्टर में है मुझे उतना भी याद नहीं है, लेकिन होता है, ठीक है, मुझे इतना याद है। अगर चेंजेस नहीं हुआ है कुछ तो इसके बारे में, क्योंकि इसका अपडेट मुझे उतना नहीं पता, तो जो भी हो मैंने एक बार बता दिया कि ये तुम लोग बीकॉम में भी काम में ले सकते हो, ऑब्वियसली चेक कर लेना कि है कि नहीं है, ठीक है। तो ये देखो 23rd नंबर का आंसर हम लोग का ये आ गया। एक्चुअली बीकॉम का बात मुझे क्यों याद आया पता है, बीकॉम में ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है कि किसी एक वर्कर का इतना था, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तब इतना था, तो अभी कितना होगा, ये सब थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक है। और कुछ प्रूफ वगैरह आता है, बाकी अगर एमसीक्यू कर दिया है तो प्रूफ वगैरह तो आएगा नहीं। अच्छा, अब देखो 25th नंबर पे चलते। 25th नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल बाय मेथड ऑफ रिलेटिव यूजिंग एरिथमेटिक मीन द प्राइस इंडेक्स नंबर। अच्छा, अब ये कौन सा फिर मेथड बोला है, कैसे समझोगे, जैसे मैंने पहले ही बोला, ये क्वेश्चन ना डायरेक्टली लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा है, बोल रहा है कि ये टेबल दिया हुआ है, इसको हमें रिलेटिव जो है मेथड ऑफ रिलेटिव यूज करना है, मतलब या तो हम लोग को सिंपल रिलेटिव या तो वेटेड रिलेटिव यूज करना पड़ेगा। अब एरिथमेटिक मीन का मतलब क्या हो जाता है, एवरेज, मैंने बोला था ना एवरेज का अलग अलग मेथड होता है, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जिसमें से एरिथमेटिक मीन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तुम लोग सबसे ज्यादा उसी को यूज करते हो। तो एवरेज रिलेटिव मेथड हमें यूज करना है, ये कंफर्म हो गया। लेकिन अब सिंपल करना है कि वेटेज करना है, वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में मेरे पास क्या अवेलेबल है। अगर ओनली प्राइस अवेलेबल है तो फिर मेरा सिंपल होगा, अगर प्राइस के साथ क्वांटिटी भी अवेलेबल है तो फिर मेरा वेटेज होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। लास्ट क्लास भी हम लोगों ने ये चीज देखा था क्वेश्चन में कि कैसे हम लोग समझे कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। अब यहाँ पर देखो सिर्फ बेस ईयर प्राइस और करेंट ईयर प्राइस दिया है, मतलब कंफर्म हो गए हम लोग, ठीक है, कि हम लोगों को क्या दिया हुआ है, सिंपल रिलेटिव मेथड दिया हुआ है, ठीक है। तो रिलेटिव मेथड और एग्रीगेटिव में फर्क क्या था, एग्रीगेटिव में हम लोग सारी चीजों का टोटल करके फिर उसका चेंजेस या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालते थे, लेकिन रिलेटिव में क्या जो हम लोग का रिलेटिव मेथड था उसमें पर जो हमारा कॉमोडिटी या आइटम जो भी रहेगा सभी का हमें अलग अलग करके चेंजेस निकालना है। अगर तुम लोग को याद नहीं है तो हम लोग को दिखाते हैं, मैंने जो मेथड तुम लोग को लिखवाया था, ये देखो यहाँ पे।
सिंपल रिलेटिव, तो उसमें क्या करना है, इंडिविजुअली हर एक आइटम कॉमोडिटी जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसका प्राइस इंडेक्स निकाल के फिर डिवाइडेड बाय एन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 25th कॉमोडिटी P0 PN, हम लोग को निकालना है PN बाई P0 इंटू 100, ठीक है, ये निकालना है। उसके बाद उसका समेशन करके डिवाइडेड बाय एन करना है। कॉमोडिटी का नाम हम ऐसे लिख लेते हैं WMFS, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं। W विथ मिल्क फिश और शुगर, ठीक है। अच्छा, अब P0 का देखो क्या दिया हुआ है, बेस प्राइस ये मेरा P0 होगा, करेंट प्राइस मेरा PN हो जाएगा, ठीक है। P0 में 5, 8, 25 और 6, 5, 8, 25 और 6, ठीक है। और PN में दिया हुआ है 7, 10, 32 और 12, 7, 10, 32 और 12। तो PN बाई P0 इंटू 100 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ रहा डेटा 7 बाई 5 इंटू 100। अब चेक कर लेना है कैलकुलेटर पे कितना होगा, फिर 10 बाई 8 इंटू 100, फिर ये हो जाएगा 32 बाई 25 इंटू 100, और ये हो जाएगा 12 बाई 6 इंटू 100, जिसमें से कुछ तो हम ओरली निकाल लेंगे, जैसे ये 20 हो रहा है कैंसिल आउट करके, 20 इंटू 7 140, ठीक है। अच्छा, ये 10 बाई 80 है, शायद पॉइंट में आएगा, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। ये हो गया 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8, नहीं पॉइंट में नहीं आ रहा है, 125 आ रहा है। 100/25 यानी 4 हो जाएगा, 4 इंटू 32, तो 8 और 128, और ये हो गया 6 से डिवाइड करने से 2, ये 200 हो गया। तो टोटल कितना हुआ, देखते हैं, देखो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। अब ऐड कर लेते हैं, 200, 300, 400, 500, 500, और यहाँ पर 40 प्लस 25 प्लस 28, तो 593 इतना आ रहा है ये सबका टोटल, ठीक है। अब हम लोग को जो मेथड कैलकुलेट करने बोला है, सिंपल, क्या बोला है, सिंपल रिलेटिव मेथड, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, समेशन PN बाई P0 इंटू 100, जो कि हम लोगों ने निकाला, PN बाई P0 का समेशन, जितना सारा PN बाई P0 इंटू 100 होगा उसका समेशन 593 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कॉमोडिटी या आइटम जो भी रहेगा। तो 593 डिवाइडेड बाई कॉमोडिटी है 1, 2, 3, 4, तो डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ेगा। अब देख लेते कितना है, 148.25, 148.25, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जाता है, 25th नंबर। ये देखो एग्जैक्ट जा रहा है, ऑप्शन बी के साथ एग्जैक्ट जाएगा, क्योंकि देखो हम लोग का कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं आ रहा है। जब अप्रोक्सीमेशन आता है तो हो सकता है कि कहीं पर भी नहीं आए ना, देखो ये हर एक डेटा हम लोग का बिना अप्रोक्सीमेशन के निकला हुआ है, इसी वजह से आंसर जो आएगा एकदम एग्जैक्ट आएगा, कोई अप्रोक्सीमेशन का चांसेस है ही नहीं इसमें। ये सब अप्रोक्सीमेशन होता है तो हम लोग कितना ले रहे हैं, पॉइंट के बाद 2 डेटा 4 डेटा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग का कितना चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो ये 25th नंबर हुआ। उसके बाद 34 और 35, ठीक है, तब जाके होमवर्क कंप्लीट होगा। तो 34th नंबर देखते हैं, 34th नंबर में क्या बोला। अच्छा, 34th नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलिस इंडेक्स नंबर इज 150, फिशर्स 149.95, पैसेस पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो हमें बोलिस बता रखा है तो हम बी लिख देते हैं, बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग को पता है लास्पियर्स और पैसेस का एवरेज होता है, ठीक है। ये हम लोग को बताया है शायद 150, हाँ 150 बताया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 150 इक्वल एल प्लस पी बाई 2, देयरफॉर हम लोग यहाँ से एक इक्वेशन बिल्ड कर सकते हैं, एल प्लस पी 300 हो गया, ठीक है। ये एक इक्वेशन बना के रखा है मैंने, देखते हैं किस काम में ये इक्वेशन आता है। इसके अलावा और एक इंफॉर्मेशन है
कि फिशर्स का 149.95 बोला है, ठीक है। तो फिशर्स का मतलब होता है रूट ओवर ऑफ लेस्पियर्स प्लस पैसेज, जो कि हम लोग को 149.95, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है मतलब टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि देखो पॉइंट में दिया है ना, तो इसी वजह से। अब देखो फाइंड आउट करने क्या बोला है, बोला है कि पैसेज निकालो, मतलब पी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। ठीक है, तो पी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब कैसे करोगे देखो, तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे P इक्वल टू 300 माइनस एल निकाल लिया, इसको मत करो P इक्वल टू, क्योंकि L इक्वल टू निकालो, क्योंकि मुझे P को रख देना है, क्योंकि P का आंसर निकालना है। अब ऐसे भी कर सकते हो, या फिर हाँ, या फिर क्या कर सकते, किसी और तरीके से भी कर सकते, जैसे मान लो बोथ साइड स्क्वेयर कर दिया, वैसे भी चलेगा, ठीक है। दोनों साइड से एल का वैल्यू निकाल के फाइंड आउट कर लिया, वैसे भी कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 149.95 इक्वल रूट ओवर ऑफ एल प्लस पी है, ठीक है। तो इससे हम लोग, या फिर इसको सब्स्टिट्यूट करते, वही हम सोच रहे कौन सा करें, दोनों में ही ना कैलकुलेशन बड़ा ही होगा। चलो इसी को स्क्वायर कर देते हैं, चलो 149.95 का होल स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, ताकि मेरा ये जो रूट है वो हट जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं 149.95 का स्क्वायर करने से कितना आता है। 22,485.0025। मैंने ना चार्ट डेटा ही ले लिया, ठीक है, क्योंकि ज्यादा तो कुछ है नहीं, तो चार्ट डेटा मैंने पूरा ले लिया है, तो एल प्लस पी आ गया। अच्छा, एल प्लस पी का ये भी है, एल प्लस पी ये, सॉरी इंटू होगा ना, मैंने प्लस लिख दिया, देखो गलती से, एल इंटू पी, ठीक है। एल इंटू पी इतना आ रहा है। अच्छा, अब यहां से हम लोग जो है एल का वैल्यू ऐसे निकाल सकते, देखो यहां से हम लोग बोल सकते देयरफॉर एल इक्वल टू हो जाएगा 22,485.0025 डिवाइडेड बाई पी, और यहां से हम लोग बोल सकते हैं एल का वैल्यू है 300 माइनस पी, ठीक है। तो दोनों जगह से हम लोगों ने एल का वैल्यू निकाला है, तो अब एल का एक ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, तो एल ही होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, देखो तुम लोग अलग मेथड भी यूज कर सकते हो। तो ये देखो 300 माइनस पी इक्वल कितना हो जाएगा, 22,485.0025। इससे थोड़ा जल्दी होगा ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैंने इसीलिए किया ये वाला, ठीक है। डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। ये हो गया, दोनों साइड मैंने एल का जो अलग अलग वैल्यू आया दोनों को बराबर कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 300p माइनस पी स्क्वेयर इक्वल टू 22,485.0025, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे इसका तो जो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना काफी मुश्किल है। हाँ देखो, मुश्किल तो है, लेकिन हमें करना भी नहीं है। हम लोग फिर कैसे करके आंसर निकालेंगे, ऑप्शन देख के। देखो पहला ऑप्शन बोला है कि 146.13, किसका आंसर, पी का आंसर। चलो चेक करके देखते हैं 146.13 से ये सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, मतलब ये तो पी का आंसर है, देखो ये तो पी का वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, और चेक करेंगे कि ये वाला वैल्यू आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाता है तो उस केस में हम लोग का यही वाला आंसर होगा, नहीं आता है तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन में चेक करेंगे। तो देखो 146.13 इंटू यहाँ पर 300, तो ये आ रहा है 43,839, ठीक है, माइनस पी स्क्वेयर, मतलब 146.13 का होल स्क्वेयर, मतलब ये आ गया 21,353.9769, ठीक है। माइनस कर देते हैं 43,839, आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि मैंने इसको माइनस किया है ना, तो वो आगे पीछे था इस वजह से। तो देखो कितना आ रहा है, 22,485.0231, ठीक है। ये वाला ही आंसर होगा, क्योंकि देखो अगर हम ये वाला नहीं लेते, ये लास्ट का डेटा अगर हम नहीं लेते, तो मेरा आंसर तो वैसे ही मैच हो रहा है, बाकी से करके देख सकते हो, इतना नियर अबाउट आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है। 20 ये वाला 146.13 इसी से हो गया। इसका और एक कंफर्मेशन करना चाहो तो कर लो, 154 से चेक करके देख लो होगा कि नहीं। अगर 146 से हो रहा है, 154 से कैसे होगा, जैसे देखो 154 का स्क्वायर कर लेते, मतलब ये वाला वैल्यू, ठीक है। 23,716 हम यहाँ पर लिख के रखते हैं, और इसके आगे 300 इंटू कितना करना पड़ेगा, 150,
तो ये आ रहा है 46,200, ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ रहा है 46,200, माइनस कर लो ये वाला 23,716, देखो कितना आ रहा है, 22,484 आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये हम लोग का एग्जैक्ट आ रहा है 22,485, तो इसी वजह से हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन ए मेरा ज्यादा सही है, ठीक है, इससे करोगे तो तुम लोग का एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, इसमें 85 डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे करके चेक करके देख सकते हो, बाकी मैंने ऐसे सॉल्व किया, तुम लोग चाहो तो किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम बचाएगा, बाकी अगर किसी और सब्स्टिट्यूट मेथड से जाते हो, जैसे इसके अंदर अगर सब्स्टिट्यूट करोगे, अच्छा मैंने यहाँ प्लस प्लस लिखा है, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, ये तो इनटू होता है, तो अगर हम लोग इस पे ट्राई करेंगे किसी और मेथड से, तो मुझे लगता है शायद जो है टाइम टेकिंग ज्यादा हो, इससे मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला अडॉप्ट किया, बाकी तुम लोग घर पे दूसरे किसी मेथड से भी ट्राई करके देख सकते हो, आंसर हम लोग का लेकिन यही वाला आ जाएगा 146.13, चाहे तुम लोग कोई भी मेथड इस पे लगाओ, मैंने यहाँ 2L का वैल्यू निकाल के दोनों को जो है इक्वल कर दिया, वो भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जो है सब्सटीट्यूट करके भी कर सकते हो, ठीक है, ये एल का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके भी कर सकते हो, जैसा करना चाहो, ठीक है, तो ये 34th नंबर का हो गया, नेक्स्ट 35, 35th नंबर में देखते क्या बोला, with the base year 1960 the cost of living index in 1972 stood at 150, बोल रहा है कि अगर बेस ईयर मेरा 1960 है और मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना था 1972 का, मतलब 1960 के साथ 1972 का कंपैरिजन, इसका मतलब जो कि आया है 250, X was getting a monthly salary of 500 in 1960, 1960 में X को सैलरी मिलता था 500 एंड 750 इन 1972, और अभी इनको सैलरी जो 1972 में मिल रहा है 750 मिल रहा है, in 1972 to maintain his standard of living in 1960 X has to receive as extra allowance of, मतलब बोल रहा है 1960 में जैसा महंगाई था उसके हिसाब से उन्हें 500 मिल रहा था, अब इनका कहना है ये जो 750 मिल रहा है ना, इससे इनका जो है अभी का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो मतलब है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब देखो बोल रहा है इन 1972 टू मेंटेन ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब सबका अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है ना कि हम इतना खर्चा करके जीते हैं डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, अब 1960 में ये जैसा रोटी कपड़ा मकान जो है इनका था, वही सेम स्टैंडर्ड अगर उनको 1972 में जो है जीना है तो उनको कितना सैलरी मिलना चाहिए, अब तुम लोग बोलोगे वो तो बता रखे 750, वही हमें चेक करना है कि 750 जो मिल रहा है वो कितना सही है, कहीं कम तो नहीं है, तो अगर कम है तो कितना एक्स्ट्रा और मिलेगा वही हमें पूछ रहा है, ठीक है, तो ये देखो 35th नंबर, 1972 का जो लिविंग इंडेक्स है 1960 को बेस मान के वो है हम लोग का 250, ठीक है, अब 1960 में सैलरी मिलता था और 1972 में कितना सैलरी मिल रहा है, ठीक है, 1972, तो 1960 में सैलरी मिल रहा था 250, सॉरी 500, और अभी मिल रहा है 750, तो 500 और अभी मिल रहा है 750, तो यहाँ पर जब ये सैलरी मिल रहा था तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना था, और यहाँ पर जब ये सैलरी मिल रहा है तो ये 1972 में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 250, तो 1960 का कितना है, बेस ईयर का कुछ नहीं बोला जाता है तो 100 होता है, ठीक है, तो अगर 100 मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है तो 500 रुपए का सैलरी मिलता है, तो 250 होने से कितना मिलना चाहिए एक्चुअली, वो देखेंगे, तो देखो 100 अगर मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है तो सैलरी मिलता है 500, ये मेरा सैलरी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अगर मेरा इतना है तो 1 हुआ तो कितना मिलना चाहिए 500 बाई 100, तो अगर 250 मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है तो सैलरी कितना मिलना चाहिए, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 5, 1250, इतना सैलरी मिलना चाहिए, तो इसका मतलब जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा है कि एक्स्ट्रा उनको और कितना मिलना चाहिए, तो पहले के तरह ही अगर उनको जीना है तो पहले जितना मिल रहा था 100 के लिए अभी 250 के लिए उतना मिलना चाहिए, लेकिन 250 के लिए जो है ये लोग दे कितना रहे 750, तो कितना कम दे रहे हैं, तो लगभग 500 कम दे रहे हैं, ये देखो
एक्स्ट्रा 500 और भी इनको देना चाहिए, मतलब सैलरी मिलना चाहिए, तो इसको बोल रहा है अलाउंस, ठीक है। और कितना अलाउंस देना चाहिए, और भी ₹500 का अलाउंस देना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है हम लोग का, ये वाले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक निकाला था ये वाला, ठीक है, 23 वाला। तो ऐसा क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर है इस चैप्टर में। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी इंडेक्स देखेंगे, जो कि मैंने एक क्वेश्चन में तुम लोग को बताया भी था, तो वो हम लिखवा देते हैं। मैंने ये शॉर्ट में लिखा है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ठीक है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैसा होता है, उसमें भी जैसे हम लोग प्राइस इंडेक्स में देखे थे ना सिंपल वेटेड, यहाँ पर भी सेम तरीके से देखेंगे। तो क्वांटिटी इंडेक्स में पहला हो जाएगा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एग्रीगेटिव मेथड। जैसे देखो ना, सिंपल में सॉरी प्राइस में हम लोगों ने क्या सीखा था, सेम वही बाइफर्केशन हमें क्वांटिटी में भी देखना है। ये देखो, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल रिलेटिव, वही चीज यहाँ देखेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब यहाँ पर देखो, एग्रीगेटिव में प्राइस का क्या था, P/P0 × 100, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, लेकिन वो प्राइस का था तो ये क्वांटिटी का था, तो Q होगा, ठीक है, Qn/Q0, जैसे वहां प्राइस रिप्रेजेंट हो रहा था सेम तरीके से ये यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। और यहाँ पर भी समेशन हम लोग का लग जाएगा, ठीक है। × 100 करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, रेशियो में रखना चाहे रेशियो में रख सकते हैं, जैसा करना चाहो। देखो हम दिखा देते हैं पीडीएफ, क्वांटिटी इंडेक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इंडिसेस आर यूजुअली कैलकुलेटेड एज परसेंटेज यूजिंग द गिवन फॉर्मूला, ठीक है। ये जो इंडेक्स नंबर है, इसमें हम लोग चाहे तो परसेंटेज के लिए × 100 कर सकते हैं, ठीक है। वो तो तुम लोग देख ही रहे हो ना, × 100 भी कर रहा है कहीं आंसर में, × 100 का कभी कभी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा वाला, जैसे यहाँ क्या था, सिंपल एवरेज रिलेटिव, तो यहाँ पर भी हम लोग का हो जाएगा सिंपल एवरेज ऑफ, जैसे ये सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ क्वांटिटी मेथड होगा, ठीक है, क्वांटिटी मेथड। तो वैसे ये सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, ठीक है। जैसे ये था देखो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, वो प्राइस रिलेटिव था, ये क्वांटिटी। देखो ना, मैंने इसका 3-4 नाम भी तुम लोग को लिखवाया था कि कितने सारे नामों से इसको जाना जाता है, प्राइस रिलेटिव या सिर्फ रिलेटिव, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ क्वांटिटी अगर बोलेगा तो सेम फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, बस क्वांटिटी लग जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, देखो Pn/P0 × 100, ठीक है, सॉरी Pn/P0 × 100 डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पर भी क्या होगा, Qn/Q0 × 100 डिवाइडेड बाई n। अब 100 लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, Qn/Q0, ठीक है, × 100 होल डिवाइडेड बाई n। अब n स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, नंबर ऑफ कॉमोडिटी को ही बताता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया सेकेंड वाला फॉर्मूला। जबकि क्वांटिटी इंडेक्स से हमें उतना नहीं पूछता है, इतना बोल सकते हैं, मेनली हमें ज्यादा प्राइस इंडेक्स से ही पूछता है। लेकिन देखो, इसको तो और कुछ अलग से याद करने वाला बात है नहीं, तुम लोग चाहो तो इसको भी आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई इतना बड़ा बात नहीं है, जो वहां पर पढ़ रहे हो वही, बस ये क्वांटिटी पे बेस्ड है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेटेड वाला, ठीक है। वेटेड का कौन सा पढ़ेंगे, वेटेड का हम लोग एग्रीगेटिव वाला, जिसमें ये सारे मेथड्स हमारे आते हैं। ये देखो, लास्ट पियर्स पैसेज, लेकिन यहाँ पर कितना याद रखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, हम दिखा देते हैं। वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, लास्पियर्स, पासेस और फिशर्स, बस ये 3 ही पढ़ेंगे, बाकी का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बाकी हमें चाहिए भी नहीं। बस 3 हम लोग याद रखेंगे तो हमारे लिए काफी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला लास्पियर्स, फिर यहाँ पर लिख देते हैं पासेस, फिशर्स। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो,
लास्ट ईयर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो वहां पर तुम लोग क्या फॉर्मूला यूज किए थे, वहां पर तुम लोग यूज कर रहे थे Pn/P0, क्योंकि ये क्वांटिटी है तो यहाँ यूज करना है Qn/Q0। अब देखो कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, इससे कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। अब क्योंकि वेटेड है तो हम लोग को इसमें वेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब प्राइस रहता है तो वेट के लिए हम लोग क्वांटिटी चूज करते हैं। अभी क्वांटिटी का इंडेक्स निकाल रहे हैं तो वेट के लिए प्राइस का यूज करेंगे, ठीक है। और लास्ट ईयर जो है वो हमेशा बेस ईयर को लेके काम करता है, तो यहाँ पर 0 0 आएगा, ठीक है। ये तो मैंने तुम लोग को लास्ट या ये जब पढ़ा है तभी बोला था कैसे याद रखना है, तो देखो बिल्कुल सेम है, बस ये Pn/P0 के जगह Qn/Q0 और Q0 को मैंने कर दिया है P0 ठीक है। अब ये जो है याद रखने का तरीका, यहाँ लग जाएगा मेरा समीशन, ठीक है। अब इंटू 100 लगाना चाहो तो लगा सकते हो। फिर पैसेज का क्या होगा, का भी क्वांटिटी इंडेक्स है, तो Qn/Q0, ठीक है, इनटू वेटेज लग जाएगा किसका, प्राइस का। अब पैसेज जो है वो Pn को फॉलो करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कैसे याद रखना है। अल्फाबेटिकली एल आगे आता है, टी बाद में आता है, जो आगे आता है वो प्रीवियस, तो 0 से डिनोट करो, जो बाद में आता है उसे n से डिनोट करो, इंटू 100। और फिशर्स के केस में क्या हो जाएगा, फिशर्स के केस में वही रूट ओवर ऑफ, ये देखो फिशर्स वाला हो जाएगा रूट ओवर ऑफ लेस्पियर्स इनटू पैसेज। अब यहाँ पर लेस्पियर्स का क्या लगाना है, ये देखो क्वांटिटी इंडेक्स है तो क्वांटिटी लगाना है, मतलब Qn/Q0 इंटू P0 इंटू 100 इंटू पैसेज का क्या होगा, Qn/Q0 इंटू P0 इंटू 100, ठीक है। जैसा वहां पर था वही है, ये तो सिर्फ मैंने तुम लोग याद रख पाओ इसीलिए लिखवा दिया। अगर हम ये नहीं भी लिखवाते और जस्ट दिखा देते पीडीएफ से तो भी तुम लोग अपने कॉपी पे लिख सकते थे, लेकिन लिखोगे नहीं, लिखोगे इसलिए मैंने लिखवा दिया। बाकी डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वो था प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड और ये क्वांटिटी इंडेक्स पे। याद रखने का तरीका, पैटर्न सब सेम है, ठीक है। नाम भी सेम है, सिंपल, वेटेड, ठीक है, इस तरीके से नाम भी सेम है। अच्छा देखो, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्वांटिटी का क्या क्या देख लिया, देखो क्वांटिटी में ये कैसे निकलता है वो भी देखा, ये कैसे निकलता है वो भी देखा, ठीक है। और ये कैसे निकल रहा है वो भी देख लिया क्वांटिटी में। अच्छा और एक चीज देख लेते हैं, ये वाला, ये वेटेड का जो है क्वांटिटी रिलेटिव, ये कैसे निकलेगा वो दिखा देते हैं। देखो तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ तो जगह है नहीं तो यहाँ लिख देते हैं, नाम भी सेम ही है, बस क्वांटिटी के हिसाब से नाम है। तो बेस ईयर वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव्स, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। मतलब नेक्स्ट ये वाला देखेंगे, देखो बेस ईयर वेटेड, ये देखो यहाँ पर ये नाम क्या था, ये नाम था वेटेड एवरेज रिलेटिव, ठीक है। वेटेड एवरेज रिलेटिव, ये देखो वेटेड एवरेज रिलेटिव क्वांटिटी रिलेटिव, ठीक है। और इसके आगे बेस ईयर के बेसिस पे ये होता है इसलिए ये लिख दिया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पर क्या है Pn/P0, तो इधर क्या आ जाएगा Qn/Q0, सिंपल Qn/Q0, ठीक है। अब यहाँ पर वेट देखो क्या इंटू 100 है, हम लोग भी इंटू 100 कर सकते हैं, ठीक है। इंटू 100 करोगे तो 100 लिखोगे, नहीं करोगे तो रेशियो फॉर्म में रह जाएगा, इंटू डब्ल्यू, वेट जो है वो डब्ल्यू का यूज हुआ है। यहाँ पर वेट जो है वो थोड़ा सा अलग पैटर्न में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा तुम लोग को फॉर्मूले में, जैसे यहाँ पर डब्ल्यू और डब्ल्यू मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो यहाँ पर होना चाहिए, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि P0 Q0 डिवाइडेड बाय यहाँ पर P0 Q0, ये जाना चाहिए, ठीक है, इसका समेशन। और यहाँ पर ये जो है इसका समेशन, इसीलिए इसके आगे ना थोड़ा लिखा हुआ है बेस ईयर वेटेड, मतलब यहाँ पर वेट कैसे लगाना है, बेस ईयर के अकॉर्डिंग लगाना है। तो Q0 होना चाहिए था ना, पीवी क्यू दे दिया, मतलब यहाँ पर ना हमें वैल्यू लगा दिया है, मतलब क्वांटिटी भी है प्राइस भी है। अब ये फॉर्मूला ऐसा ही होता है, देखो हम दिखा देते हैं तुम लोग, ये देखो बेस ईयर वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव्स, तो Qn/Q0 इंटू P0 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0, तो जैसा है मैंने वैसा ही लिखवा दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे
याद कर सकते हो, थोड़ा सा गो थ्रू करोगे तो चलेगा, ज्यादा इसमें प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें से उतना क्वेश्चन नहीं आता है। बाकी ये सब तो देखो बड़े ही आसानी से याद होगा, ऑलरेडी याद किया हुआ है, बस क्वांटिटी पे बेस्ड है। यही वाला एग्जैक्ट उसके साथ मैच नहीं हुआ, यहाँ पर जो है P0 Q0 दोनों डेटा लगा, जबकि यहाँ पर हम लोग W ले रहे थे। तो एक्चुअली वेट जो है ना वो तो किसी भी पैटर्न में निकल सकता है, वेट हम लोग कैसा देना चाहते हैं, तो यहाँ पर P0 Q0 दिया है फॉर्मूले में तो मैंने वही लिखवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू इंडेक्स। तो वैल्यू इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में भी मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था, वही बस उतना ही हमें समझना है। वैल्यू का मतलब क्या होता है, जब क्वांटिटी के साथ प्राइस मल्टीप्लाई हो जाता है, प्राइस पर यूनिट, ठीक है, तो वो क्या निकल के आता है, वैल्यू। जैसे सिंपल सा बात है कि मान लो एक पेन का प्राइस है 5 रुपए, तो 10 पेन का कितना होगा, तो 5 × 10 50। तो 50 क्या हो गया, मेरा परचेज वैल्यू, कि मुझे अगर 5 पेन खरीदना है, 10 पेन खरीदना है 5 रुपए वाला, तो मुझे वैल्यू जो है वो 50 रुपीज जो है इनकट करना पड़ेगा, बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आ गया 50 रुपीज, तो क्वांटिटी इंटू प्राइस पर यूनिट जो है ये हम लोग का वैल्यू आ जाता है। अब वैल्यू इंडेक्स कैसे निकालोगे, तो वैल्यू इंडेक्स जो है वो कुछ ऐसे निकलेगा, देखो, वैल्यू इंडेक्स या इंडेक्सेस एक ही बात है, ठीक है, इंडेक्सेस भी बोलते हैं, ये देखो वैल्यू इंडेक्स हो जाएगा VN/V0, क्योंकि देखो प्राइस इंडेक्स PN/P0, क्वांटिटी इंडेक्स QN/Q0, क्योंकि ऊपर हमारा करंट ईयर नीचे बेस ईयर, और समेशन, तो ये भी ऐसे ही होगा। अब ये जो VN है ये हमारा करंट ईयर का वैल्यू है, ठीक है, और जो V0 है ये हम लोग का प्रीवियस ईयर का या बेस ईयर, प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हो या फिर इसी ईयर को हम लोग बेस ईयर भी बोलते हैं, बेस ईयर का वैल्यू है। अब वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, भी को, तो वैल्यू कैसे आता है, क्वांटिटी इंटू प्राइस करके, ठीक है। तो यहाँ हम वही अप्लाई करेंगे, क्वांटिटी के लिए Q, प्राइस के लिए P, तो मतलब P इंटू Q होगा, ठीक है, इसका मतलब P और Q होगा, नीचे भी मेरा P और Q होगा, लेकिन ऊपर मेरा करेंट ईयर का जाता है तो NN होगा, नीचे मेरा बेस ईयर का जाता है तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, मैंने स्टेप वाइज इसीलिए लिखवाया, डायरेक्ट ये लिखने से भी होता ताकि तुम लोग को याद रहे कि कैसे, क्योंकि देखो सारे फॉर्मूले याद रखने का ना ट्रिक्स होता है कि अगर हम लोग समझ के याद रखें, कुछ चीज होता है कि उतना हम लोग समझ के याद नहीं रख सकते, एक बार देख लिया फिर याद रखना, जैसे मान लो लॉग वॉग का फॉर्मूला, अब उसका डिटेल्स बोलने जाएंगे तो लॉग पे बहुत सारा चीज बोलना पड़ेगा, तो सिर्फ लॉग ही पढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है, कि हर एक फॉर्मूले में वहां पर भी कंडीशन होता है कि क्यों ऐसा बना, लेकिन उतना तो डिटेल्स में नहीं जा सकते, लेकिन ये वाला हम लोग समझ सकते हैं वैल्यू कैसे आता है। तो फिर मुझे यहाँ पी और क्यू का डेटा लेना चाहिए। अब क्योंकि करंट ईयर ऊपर है तो एन करंट ईयर को एन से डिनोट करते हैं, या फिर वन से भी बोल सकते हो, वन से, ये हम पहले दिन से बोल रहे हैं क्योंकि मुझे एन लिखने का हैबिट ज्यादा है तो मैं एन लिख देते, बाकी वन बोल सकते हैं, और P0 Q0। तो चलो वैल्यू इंडेक्स ये देखो, इसके बाद वैल्यू इंडेक्सेस ही था, ये देखो PN QN P0 Q0, इस तरीके से हम लोग वैल्यू इंडेक्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चेन इंडेक्स, ठीक है। चेन इंडेक्स क्या होता है, तो ये भी मैंने तुम लोग को पहले दिन थोड़ा सा समझाया था, आज थोड़ा और डिटेल्स में जाएंगे। ये देखो तुम लोग को याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखो चेन चेन इंडेक्स, ये देखो लिंक और चेन रिलेटिव्स, ठीक है। तो चेन इंडेक्स नंबर कैसे बनता है, तो उसको बनाने का दो स्टेप है। पहला स्टेप वन में हमें क्या करना है, पहले मेथड लिखाते हैं फिर चीज को समझा देंगे। स्टेप वन में हमें पहले रेडी करना है लिंक रिलेटिव और प्राइस रिलेटिव, ठीक है। हम लोग को सबसे पहले चेन इंडेक्स बनाने के लिए लिंक रिलेटिव या प्राइस रिलेटिव बनाना है, और जैसे प्राइस रिलेटिव बात आ गया तो देखो ये चीज तो तुम लोगों का नोन है, तो क्या होता है PN/P0 × 100, ठीक है, PN/P0 × 100। फिर हम लोग स्टेप टू में क्या देखेंगे, स्टेप टू में हम लोग को फाइंड आउट करना है लिंक रिलेटिव्स आर सक्सेसिवली multiplied to get multiplied to get
चेन इंडेक्स, चेन इंडेक्स अभी लिखो, हम समझा देंगे कि क्या होता है। चेन इंडेक्स कैसे निकलेगा? चेन इंडेक्स इक्वल लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर, लिंक रिलेटिव ऑफ current year into chain index of previous year, into chain index of previous year divided by 100, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये तो गया फॉर्मूला। हम लोग इस चीज को समझेंगे कि चेन इंडेक्स कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि लिंक रिलेटिव या प्राइस रिलेटिव निकालना है, और लिंक रिलेटिव या प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये देखो, यहाँ लिख देते हैं एक बार ब्रैकेट देके, ये बात थोड़ा लिख देने से ठीक रहेगा। रिलेटिव ऑफ ईच ईयर, हर एक ईयर का रिलेटिव चेंजेस, ठीक है, पर ईयर का टू प्रीसीडिंग ईयर, वो हमें पता है, ठीक है, फिर भी मैंने लिखवा दिया। देखो प्रीसीडिंग ईयर, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हम लोग को जो है करेंट ईयर का जो है चेंजेस या रिलेटिव क्या हुआ है, क्या रिलेटिव चेंजेस है, वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर चेन इंडेक्स में क्या बोला है, देखो कहाँ गया, ये वाला नहीं, शिफ्टेड स्लाइसिंग, कहाँ चला गया? चेन इंडेक्स जहाँ लिखा हुआ था किधर चला गया? हाँ, ये वाला है चेन इंडेक्स, ठीक है। देखो चेन इंडेक्स होता क्या है, बोल रहा है सो फार वी कंसंट्रेटेड ऑन ए फिक्स्ड बेस बट इट डज नॉट सूट व्हेन कंडीशन चेंज क्वाइट फास्ट। बोल रहा है नॉर्मली हम लोग एक फिक्स्ड बेस पे जो है फिक्स्ड बेस पे कंसंट्रेशन रख के हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अलग अलग ईयर का जो है चेंजेस निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम सूटेबल नहीं होता है अगर हम लोग का ज्यादा फास्ट चेंज हो। देखो अब फिक्स रख के चेंजेस का क्या है, जिस वजह से मैंने एक जो है यहाँ पर ओपन किया था एक वेबसाइट, तुम लोग को दिखाएंगे बोल के, बट उसमें पता नहीं कुछ साउंड वाउंड स्टार्ट हो गया तो मैंने उसको हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ये वाला, देखो ये देखो, ये देखो ये क्या दिया हुआ है, न्यू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स टेबल फाइनेंशियल ईयर 2001 2002, बड़ा एडवर्टाइज आता है। देखो 2001 2002 तो फाइनेंशियल ईयर 2004 2024 से लेके 25, ठीक है। अच्छा, इसका पुराना वाला नहीं दिया, नहीं तो हम समझाए कैसे, इसका ओल्ड वाला नहीं दिया, रुको दूसरे वाला में देखो, ओल्ड वाला नहीं दिया, इसमें दिया है। ये देखो, जब पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बना था, ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बना था तो कौन सी ईयर को बेस माना गया था? 1981 82 को बेस मान के 1617 तक का जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाला गया था। ठीक है, ये समझाने के लिए और कुछ नहीं। देखो यहाँ पर पता नहीं क्यों चल जा रहा है, लेकिन चल कहाँ रहा है वो भी मुझे नहीं पता, दिख भी नहीं रहा मुझे कि हम उसको हटाए, दिखा भी नहीं सकते। पता नहीं कहाँ चल रहा है, भगवान ने। ये ओपन, चलो बंद हो जाए। अच्छा, देखो इतना सारा एडवर्टाइज इधर उधर चल रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो देखो जब पहली बार कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बना था ना, तो 1981 82 को बेस मान के 1617 तक ये चला था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
जो बोला हुआ है ना कि हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली एक फिक्स्ड बेस पे कंसेंट्रेशन करते हैं और उसके बाद हम लोग का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल सकते हैं। मतलब जब फर्स्ट टाइम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बना था तो कंसेंट्रेशन किया गया था 1981-82 पे, और उसी के बेसिस पे 16-17 तक इंडेक्स नंबर निकाला गया था। देखो चेक करो तुम लोग, देखो 1981-82 क्योंकि बेस था तो इसका 100 माना गया था। फिर 82-83 का जो चेंजेस निकाला गया वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना निकाला गया, 109। किसको बेस मान के, इसको बेस मान के। फिर 83-84 का भी इसी को बेस मान के निकाला गया। इस तरीके से जो है सारे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाले गए, लेकिन अप टू कितने तक, अप टू 16-17 तक निकाले गए। फिर उसके बाद क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नहीं निकला था, बिल्कुल निकला था। यहाँ पर चेंज कर दिया गया। देखो बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2001-2 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेके 25 तक जब बनेगा, ठीक है, तो कौन से बेसिस पे बनेगा, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है। बेस ईयर माना गया है 2001-2002 को। मतलब पहले, सबसे पहले किसको बेस माना गया था, सबसे पहले बेस माना गया था हम लोग का 81-82 को। उसके बाद किसको बेस माना गया, 2001-2002 को। और उसके बाद 24 से 25 तक जो है ये डेटा बनता गया, ठीक है, क्योंकि अभी करेंटली वही चल रहा है, इसके बाद और आ जाएगा, ठीक है। देखो ये 24-25 तक बना के रखा है 363, लेकिन बेस को चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्यों चेंज करता है, जैसे इसका इनका चेंज करने का जो रीजन था, मतलब अभी जो चेंजेस है उसका रीजन ये है कि इनकम टैक्स में कैपिटल गेन बोल के एक चीज होता है, उसको कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो इसीलिए इतने पुराने ईयर को इन्होंने हटा दिया। अगर तुम लोग को याद है, जब मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में इंडेक्स नंबर पढ़ाया तो मैंने बोला भी था कि जो हम लोग ईयर बेस मानते हैं वो कोई फिक्स रूल्स नहीं है, जरूरत पड़े तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखो जरूरत की वजह से इसको चेंज कर दिया गया। ये चेंज हुआ था कैपिटल गेन कंप्यूटेशन सेक्शन 55 इनकम टैक्स एक्ट के अंडर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने बोला भाई उतना पुराना बेस ईयर हमें रखना नहीं है, हम लोग 2001-2002 को बेस मान के 2024-25 तक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ वही चीज बोल रहा है, देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड बेस को मानते हैं, लेकिन अगर डज नॉट, इफ बट इट डज नॉट सूट व्हेन कंडीशन चेंज क्वाइट फास्ट। लेकिन ये हम लोग चेंज कब करते हैं, जब हम लोग का कंडीशन बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट चेंज होते जाता है तो चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के लिए चेंज किया गया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैपिटल गेन में भी क्या होता है ना, कैपिटल गेन का मतलब जो प्रॉपर्टी वगैरह बेच के इनकम आता है ना, तो वो, तो पहले के दिन में प्रॉपर्टी का वैल्यू आज के दिन में जो है काफी ज्यादा चेंजेस हो गया ना, तो इसी वजह से उन्होंने वो चेंज कर दिया था। तो हम देखो यहाँ पर एक चीज बताना चाहते हैं, फास्ट चेंजेस का मतलब होता है जैसे मान लो इकोनॉमिकल बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या फिर मान लो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, जैसे मान लो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, कोई जंग छिड़ गया है एक देश के साथ दूसरे देश का, तो क्या होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, तो उस केस में चीजों का दाम बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग अपने नियर, जो हमारे नियरेस्ट जो कंट्री है वहां से अगर हम लोग चीजों को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा कुछ वॉर वगैरह चल रहा है, तो दूसरे जगह से लेते हैं तो हमारी चीजों का दाम बढ़ जाता है। तो ऐसे कुछ कंडीशन, या फिर जैसे कोरोना आया था, ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होता है जब बहुत फास्ट फास्ट हमारा इकोनॉमी चेंज होता है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, इन सच ए केस द चेंजिंग बेस, फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं कि हमें बेस चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। 81-82 को ही लेके बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि बीच में बहुत सारे रीजंस हो गए कि हमारा सिचुएशन फास्ट फास्ट चेंज हो गया, जैसे जिस रेंज पे हो रहा था उससे काफी ज्यादा। जैसे कि एग्जांपल दिया है 1998 फॉर 1990 एंड 1990 फॉर 2000 एंड सो ऑन मे बी मोर सुटेबल। तो बोल रहा है देखो कि अगर 1998 को बेस मानोगे तो 1990 का निकालो, 1990 को बेस मान के 2000 का निकालो, ये सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। इफ हाउएवर इट इज डिजायर्ड टू एसोसिएट दिस रिलेटिव्स टू कॉमन बेस द रिजल्ट मे बी चेंज। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि एक ही कॉमन बेस को माने और बाकी सारे ईयर का डेटा निकाले, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेन मेथड, ठीक है। जैसे यहाँ क्या बोला कि 1980
1980 का बेस मान के 1990 का निकालो, मतलब 1990 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स चाहिए तो 1998 को बेस मानो, ये बेस्ट होता है। या फिर अगर 2000 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स चाहिए तो जस्ट उसके प्रीवियस ईयर वाला यानी 1999 को बेस ईयर मानो। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि एक ही कॉमन बेस हो, एक ही कॉमन बेस हो और उसमें हम लोग सभी का लिविंग इंडेक्स निकाले चेन के तरह, मतलब ये जैसे मान लो एक चेन हो गया, चेन में जैसे होता है ना पर्ल या बीड्स, ठीक है, तो वैसे ही चेन में सारे इंडेक्स नंबर, जैसे कि देखो मैंने तुम लोग को जो प्रैक्टिकली दिखाया, यहाँ पर अगर देखोगे तुम लोग, जो मैंने तुम लोग को प्रैक्टिकली अभी दिखाया है, देखो यहाँ पर जैसे कि देखो 2001-2 के अंदर 2001-2 को बेस मान के 2002, 3, 4, 5 सारा ईयर का अप टू 2004, 2024, 25 तक का जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाला हुआ है। मतलब कॉमन बेस करेंटली क्या है 2001, 2002, इसी को बेस मान के 2002, 3, 2003-4 डॉट डॉट करके अप टू 2024-25 तक का जो है हम लोग का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाला गया है। ऐसे मेथड को हम लोग बोलते हैं चेन इंडेक्स मेथड। thus under this method the relative of each year are first related to the preceding year called link relative। तो जब हमें इस तरीके का पैटर्न यूज करना है तो उसमें दो स्टेप यूज करना है। पहला क्या स्टेप यूज करना है, पहले तो हमें अपने हर एक ईयर का लिंक रिलेटिव निकालना है। हर एक ईयर का लिंक रिलेटिव का मतलब प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हमें उसका लिंक रिलेटिव या प्राइस रिलेटिव चेक करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम लोग को लिखवाया, अब मैंने जो लिखवाया अब तुम लोग वो थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो। मैंने क्या लिखवाया, मैंने बोला है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला है, सबसे पहले हमें प्राइस रिलेटिव या लिंक रिलेटिव निकालना है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। उसके बाद क्या करना है, एंड देन दे आर चेन्ड, फिर उसको एक चेन में डाल देना है। तो चेन तो एक ही होगा, मतलब किसी कॉमन बेस के अंदर उनको डालना है टुगेदर विद सक्सेसिव, टुगेदर बाय सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन टू फॉर्म ए चेन। अब ये बाकी जो ये प्रोसेस बोला है ना, ये तभी तुम लोग को समझ में आएगा जब हम इस पे तुम लोग को एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि कैसे करके हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 87 लेते हैं तो तुम लोग को समझ में आएगा कि कैसे करके हम लोग चेन रिलेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। जो कि मैंने तुम लोग को प्रैक्टिकली भी दिखाया कि ऐसे सच में बना हुआ है। जैसे मैंने तुम लोग को फर्स्ट क्लास में भी बोला था, तुम लोग चेक करके देख सकते हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमारा दिखा देगा करेंटली जो चल रहा है। तो देखो मैंने अभी आज दिखा ही दिया तुम लोग को कि कैसे कैलकुलेट वगैरह होता है। तो अभी हम लोग 87वें नंबर वाले क्वेश्चन में एक बार चलते हैं, देखते हैं वहां पर क्या। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ईयर दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो बोल रहा है कि लिंक इंडेक्स गिवन है, ठीक है, लिंक इंडेक्स या लिंक रिलेटिव गिवन है। बेस क्या मानना है 1992 को, जिसका वैल्यू हमें 100 मानना है फॉर द ईयर 1993 एंड 1997। मतलब जो हम लोग का बेस ईयर है वो अप टू कहां तक चलेगा, 1993 से 1997 तक। द कंस्ट्रक्शन ऑफ चेन इंडेक्स, मतलब मुझे एक चेन इंडेक्स बनाना है। चेन इंडेक्स मतलब एक ही बेस ईयर मेरा कितना है 1992। 1992 के चेन में मुझे सभी बाकी इंडेक्स नंबर को डाल देना है। किसको डालना है फिर, 1993 को यहाँ लगाना है, ठीक है। इसमें 1995 को लगाना है, 4 यहाँ मिसिंग है तो 4 नहीं लिखेंगे। 1996 को भी यहीं पर इसी चेन में लगाना है, 1997 को भी इसी चेन में मुझे लगाना है, ठीक है। तो ये हम लोग लगा देंगे। अब देखो इसका प्रोसेस, चेन इंडेक्स का प्रोसेस वो मैंने क्या लिखवाया था, देखो चेन इंडेक्स का प्रोसेस मैंने लिखवा रखा है तुम लोगों को यहाँ पर। सबसे पहले लिंक रिलेटिव निकालना है और इस क्वेश्चन में मुझे लिंक रिलेटिव निकाल के दे दिया। लिंक रिलेटिव यानी लिंक प्राइस इंडेक्स वो मुझे निकाल दिया है, मतलब फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी डन है। फर्स्ट स्टेप कैसे निकालेंगे, प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का प्राइस रिलेटिव जो कि निकाला हुआ है, इसीलिए तो इंडेक्स लिखा हुआ है। मतलब 1992 का जब निकाला है तो 1991 को बेस मान के निकाला है। 1993 का जब लिंक रिलेटिव निकाला है तो 1992 को बेस मान के निकाला है। इस तरीके से
सारे लिंक रिलेटिव निकाल दिए गए। मतलब हम लोग को स्टेप 2 करना है, बस उसको चेन के अंदर डालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेन इंडेक्स का फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर इंटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाई 100। हम समझाते हैं, देखो तुम लोग कैसे कर सकते हो। पहले यहाँ पर ईयर लिखेंगे हम लोग। ईयर में हम लोग का आ जाएगा 1993, 1995, क्योंकि 94 नहीं दिया है इन्होंने तो हम लोग कैसे करें, ठीक है, वो मिसिंग जाएगा 1996 और 1997। अब यहाँ पर बनाएंगे चेन इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, चेन इंडेक्स जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो कैसे प्रिपेयर करना है, चेन इंडेक्स जो बनाएंगे उसमें हमें बेस किसको रखना है, 1992 को। तो बेस हमेशा नीचे जाता है, उसी को तो बेस बोलते हैं। तो ये देखो नीचे 100 आ जाएगा। मतलब हम तुम लोग को फॉर्मूला याद करवाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये फॉर्मूले को कैसे याद करोगे। तो नीचे मेरा बेस जाएगा, बेस का वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये जो 100 वाला है, ये 103, सॉरी ये 1993 में 100 है, ये 103 का जो वैल्यू है इसको मुझे क्या करना है, 1992 के इंडेक्स में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो मुझे इसको कैसे मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो गया 103, ठीक है। ये देखो क्या लिखना है, लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर। तो करेंट ईयर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो मुझे लिखना है। तो 1993 में करेंट ईयर 1993, तो 103 लिखेंगे। 1995 के केस में 105, फिर 112, ये हो गया 105, ये हो गया 112, और लास्ट वाला हम लोग का हो जाएगा 108। ये हम लोग को कैलकुलेट करके दे दिया था। तो फॉर्मूला क्या था, सिंपल, नीचे 100 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नीचे बेस होता है, ऊपर क्या आएगा, करेंट ईयर। करेंट ईयर मतलब जिस ईयर का हम लोग निकाल रहे हैं। और ये पूरे क्वेश्चन में हम लोग का बेस ईयर कितना है, इस पूरे क्वेश्चन में बेस ईयर है 1992 सभी के लिए, जो कि 100 है। तो देखो करेंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, बेस ईयर, ठीक है, वही डेटा मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पर इनटू कुछ लगाना है, ठीक है। इनटू लगाने के लिए क्या बोला है, देखो चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का इंडेक्स का चेन क्या है, तो 1993 का प्रीवियस ईयर क्या है, 1992, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 100, तो हम लोग यहाँ पर 100 लगाएंगे। तो इसका चेन इंडेक्स कितना आ जाएगा, 103, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या मल्टीप्लाई करना है, देखो क्या लिखा हुआ है, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो 1995 का प्रीवियस ईयर तो 1994 होता है, बट क्वेश्चन में हमारे पास 1994 नहीं है, तो जस्ट उसके आगे का प्रीवियस 1993, और उसका मुझे चेन इंडेक्स लेना है। तो चेन इंडेक्स कितना है, 103। मतलब ये डेटा यहाँ पर पुट होगा, ये डेटा यहाँ पर पुट होगा, इस तरीके से कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये याद रखने का तरीका। बाकी देखो फॉर्मूला तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, लेकिन हम जितना हो सके समझाने का ही कोशिश कर रहे हैं कि समझ के तुम लोग याद रख सको। ये हो गया 100, तो कितना आ गया, 108.15। फिर क्या करना है, ये जो मेरा निकल गया 1996 का चेन इंडेक्स निकालेंगे। तो मैंने करंट ईयर बेस ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, तो ये रहा चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, जस्ट प्रीवियस ईयर ये वाला, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, फिर से इसको कैलकुलेट करना है, 112 इंटू 108.15 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 121.128, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, फिर से ये वाला इधर ट्रांसफर हो जाएगा, जस्ट प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं, इंटू 108 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 130.82, ठीक है, 130.82, ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच होता है। तो पहला आया है 103, फिर 108.15, ये शायद मैच हो रहा है, 108.15, 121.3 दिया है, क्योंकि 128 है, ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेशन कर दिया होगा 130.82। हाँ, मैच तो हो रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो गया। तो देखो चेन इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, चेन इंडेक्स मतलब एक पर्टिकुलर ईयर को बेस मान के बाकी सारे ईयर का जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, बाकी सारे इंडेक्स को अगर उस चेन में या फिर उस बेस में डाल देते हैं तो उसे चेन इंडेक्स, मतलब इसीलिए इसका नाम चेन है, क्योंकि इसके अंदर सारे जाएंगे, ठीक है, चेन की तरह। तो यहाँ पर हम लोग का चेन इंडेक्स निकालने का दो स्टेप है। पहला तो लिंक रिलेटिव या प्राइस रिलेटिव निकालो, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करो। ये फॉर्मूला भी याद रखने का आसान सा तरीका है, करेंट ईयर का इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर,
अब बेस ईयर हर जगह 100 क्यों लिया है, वही तो चेन रिलेटिव है, क्योंकि हमें 1992 में इन सारे ईयर को ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। अब इनटू क्या हो जाएगा, जस्ट प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स ये कैलकुलेट होते हुए जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो तुम लोग को और एक चीज समझाते हैं, यहाँ पर आते हैं फिर से, जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है थियोरेटिकली। ये वाला चेन इंडेक्स जो हम पढ़ा रहे थे तुम लोग को, ये वाला। अब देखो यहाँ पर, ये तो मैंने तुम लोग को समझा दिया, ये फॉर्मूला भी लिखवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बना हुआ है, देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है, बोल रहा था फॉलोइंग आर द इंडेक्स नंबर बाय चेन बेस मेथड। ये चेन बेस मेथड में बना हुआ है, ये समझाने के लिए बोल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करें, सारा डेटा दिखेगा, देखो। तो यहाँ पर, हाँ ये देखो, यहाँ पर हम लोग का 1991 से लेके 2000 तक का हम लोग का ईयर का डेटा दिया हुआ है। तो सभी का ना पहले प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, स्टेप 1 क्या होता है, चेन इंडेक्स का पहले निकालो लिंक रिलेटिव या प्राइस रिलेटिव। जो कैसे निकलेगा, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हम लोग निकालेंगे पीएन बाई पी जीरो। तो इन दोनों के केस में ये पीएन है, ये पी जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब कि कितना होना चाहिए, पहला बात है 1991 को बेस माना है, तो ये 100 हो जाएगा, इसका जो इंडेक्स है वो 100 हो जाएगा, ठीक है। 1991 का निकालने का जरूरत नहीं। अब 92 का जब निकालेंगे तो ये पीएन और ये पी जीरो, तो 60/50, ये देखो 60/50 इंटू 100, यानी कि पीएन बाई पी जीरो। देखो लिंक रिलेटिव कैसे निकलेगा, पीएन बाई पी जीरो इंटू 100, ठीक है। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी जो तुम लोग के लिए क्वेश्चन लिया था ना यहाँ पर, उसमें हमारा ये चीज निकाल के दे दिया था, पीएन बाई पी जीरो। स्टेप 1 ऑलरेडी डन था, तो अगर स्टेप 1 कभी निकालने बोले तो कैसे निकालोगे वो हम दिखा रहे हैं। फिर इसमें और इसमें कंपेयर होगा, तो ये पीएन बन जाएगा, ये पी जीरो बन जाएगा, मतलब 62/16 टू 100 एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर तुम लोग देखोगे तो हर जगह पे पहले लिंक रिलेटिव निकाला बाई 62, उसके बाद 70/65, उसके बाद 78/70, उसके बाद 82/78, फिर 84/82, फिर 88/84, फिर 90/88, ठीक है। इस तरीके से जो है हम लोग का सारा लिंक रिलेटिव निकाला गया है। और जैसे ही लिंक रिलेटिव निकल गया, फिर क्या करना है, जो मेथड अभी हम लोगों ने फॉलो किया, चेन इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो चेन इंडेक्स में जो बेस है वो तो मेरा 100 होगा, तो देखो सभी का जो है बेस में 100 लगा हुआ है, ठीक है। सभी का बेस में 100 लगा हुआ है। और यहाँ पर देखो, इसके यहाँ पर करेंट ईयर का आ जाएगा, तो करेंट ईयर का इंडेक्स, करेंट ईयर का, ये देखो करेंट ईयर का, करेंट ईयर का, करेंट ईयर का इंडेक्स, 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 ठीक है। और इनटू क्या होगा, चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो चेन इंडेक्स प्रीवियस ईयर का पहले केस में 100 ही आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस ईयर होगा। फिर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ठीक है। तो मैंने देखो एक क्वेश्चन तो वहां से करवा दिया और एक इसको बता दिया। तो इसमें क्या होगा, मुझे लगता है तुम लोग के दिमाग में, मेमोरी में ये चीज चला जाएगा कि ये फॉर्मूला हमारा किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा चेन इंडेक्स का कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है यू विल नोटिस दैट लिंक रिलेटिव रिवील एनुअल चेंजेस विद रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर। मतलब जो लिंक रिलेटिव निकला है वो एक साल के चेंजेस को बता रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग 92 और 91 का चेंजेस देख रहे हैं, 93 92 का देख रहे हैं, 94 93 का देख रहे हैं। मतलब ये जो कॉलम है ना, ये जो कॉलम है वो हमें पर ईयर का चेंजेस बता रहा है, क्योंकि हम लोगों ने लिया ही है वैसा डेटा, ठीक है। पर ईयर का चेंजेस बताता है। बट वेन दे आर चेंड, लेकिन जब उसको हम लोग चेन में डालते हैं, द चेंज ओवर टू फिक्स्ड बेस, मतलब किसी एक बेस को फिक्स्ड मान के, जैसे इस क्वेश्चन में 1991 को बेस मान के, फ्रॉम विच दे आर चेंज, विच इन द अबव एग्जांपल इज द ईयर 1991। जो मैंने तुम लोग को बोला कि इस क्वेश्चन में 1991 को चेन माना गया है। द चेन इंडेक्स इज एन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन अनलेस of course where data for the whole period are not available, or where commodity basket or the weights have to be changed. The link relative of current year and chain index from given base will give also a fixed base index with the given base year as shown in the call.
ठीक है, जरूरत नहीं है हमें इसका, छोड़ो। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है वो पता होने से ही हमारे लिए काफी है, ठीक है। और इसका कंसेप्ट भी मैंने प्रैक्टिकली बताया कैसे होता है। क्वांटिटी इंडेक्स हम लोग कर चुके, वैल्यू इंडेक्स भी हम लोग कर चुके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये वाला देखेंगे यहाँ पर, ये बाद में पढ़ेंगे, ये पहले पढ़ेंगे, शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, ये क्या होता है, ठीक है। शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग, देखो हम तुम लोग को समझाते हैं पहले प्रैक्टिकली शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग क्या होता है। देखो यहाँ पर, देखो जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में जो पहले इंडेक्स बना था उसमें बेस ईयर क्या लिया गया था, देखो 81 82, ठीक है। ये देखो जब हम लोगों ने यहाँ पर देखा 81 1981 और 1982 को बेस मान के हम लोग का पहला इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बना था, ये स्टार्ट यहाँ पर हुआ था। और इस बेस को मानते हुए एंड कब कर दिया गया, इसको बेस मानते हुए एंड कर दिया गया है, देखो 2016-17 तक ही ये चला। ये देखो 2016-17 तक ये चला, उसके बाद कुछ रीजंस के वजह से इसको चेंज कर दिया गया 2016-17। अब नया आ गया, नया क्या आ गया, मतलब बोल सकते हैं इसको रिवाइज्ड कर दिया गया। रिवाइज्ड जो है स्टार्टिंग क्या मान लिया गया, बेस ईयर मान लिया गया 2001 से लेके 2002 तक का, ठीक है। तो बेस ईयर देखो यहाँ पर 2001 2002, और इसको एंड किया गया है 2024 से लेके 2025 तक का। तो अब इसको 100 मान लिया गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का हो रहा है, जैसे कि अगर हम लोग देखें, ठीक है, कि जब मेरा 1981 के अकॉर्डिंग था, तब अगर मुझे देखना है कि 2002 2003 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना था, तो देखो वो कितना दिख रहा है 2002 2003 का। जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया समझाने के लिए, तब देखो 447 था, ठीक है। 447 मतलब ओल्ड टेबल के हिसाब से 1981 82 को बेस मानते हुए 2002 2003 का जो हम लोग का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स था वो 447 था। लेकिन इस टेबल में भी ना 2003 कवर हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसका स्टार्टिंग है 12 से, तो 12 के बाद ही तो 23 आएगा, तो 23 ना यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो नया वाला है उसके हिसाब से अगर देखो, ठीक है, ये मैंने एरो लगा दिया गलती से, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखो कि 2002 2003, उसमें देखो इंडेक्स नंबर कितना गया है 2002 2003, इसमें 105 क्या है। अब प्रॉब्लम देखो, ठीक है, अब प्रॉब्लम देखो क्या हो रहा है, ये 105 गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू हम बोले ओल्ड टेबल, अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेबल 2001 2002 का वैल्यू कितना है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेबल 2001 2002 का वैल्यू। और अच्छा मैंने 1 2 लिखा है, चलो कोई बात नहीं, और न्यू टेबल भी लिख देते हैं, देख न्यू टेबल, ठीक है। न्यू टेबल के बेसिस पे अगर देखा जाए तो 2001 2002 का वैल्यू है 100, और जो ओल्ड टेबल है उसके हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पर, और एक ईयर लिखते हैं 2002 2003, ठीक है। तो ओल्ड टेबल के हिसाब से 2002 2003 का वैल्यू कितना है 447, और न्यू टेबल के हिसाब से कितना है 105, ठीक है। न्यू टेबल के हिसाब से कितना है 105 है, ठीक है। अब इस चीज को समझो, ये देखो ओल्ड जो टेबल है उसके हिसाब से 23 का वैल्यू कितना है 447, और न्यू जो टेबल है उसके हिसाब से 23 का वैल्यू कितना है 105, ठीक है। और न्यू टेबल का जो स्टार्टिंग है यानी 2001 2002 जो है वो हम लोग का इतना है। अब देखो जो ओल्ड टेबल है उसके हिसाब से 2001 2002 का कितना है वो भी एक बार देखते हैं। ओल्ड टेबल के हिसाब से 2001 2002 406 है, ठीक है। ये हम लोग का 406 है। अब प्रॉब्लम देखो क्या हो रहा है, मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसे देखें कि मेरा ओल्ड टेबल के हिसाब से ये देखो ये 406 है, और न्यू टेबल के हिसाब से 100 है। पहला बात है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ ही रहा है तो 2001 2002 का पहले का वैल्यू 406 और अभी का 100, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कम कैसे हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि इसको बेस माना गया है तो इसके बाद का वैल्यू तुम लोग अगर देखोगे तो वो कम ही होते जाएगा। जैसे देखो हम बोल रहे हैं कि मेरा ओल्ड के हिसाब से कितना है 23 का वैल्यू 447
447 है और उसी 23 का वैल्यू हम न्यू के हिसाब से बोल रहे हैं कि 105 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम लोग का क्या हो जा रहा है कि 426, ये देखो इसको हम लोग फिर चेंज करना पड़ेगा। मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि पहले कोई वैल्यू ज्यादा था और अभी कम हो गया, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चेंजिंग कैसे होता है, तो 2001 मतलब ये चेंज कैसे किया गया है वो हम दिखा रहे हैं। मतलब ये 105 कैसे निकला है, मतलब अगर इसको हम थोड़ा मिसिंग कर देते हैं, सोचो ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2001 2002 का जो ओल्ड वैल्यू है, ये मैंने 406 लिखा है, ये शायद 426 है, एक सेकंड देख लेते हैं, हाँ 426 है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये 26 है, ठीक है। 2001 ये 426 है अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेबल, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू न्यू टेबल, ये देखो अकॉर्डिंग टू न्यू टेबल वो क्या बन चुका है 2001 2002, क्योंकि इसको बेस मान के न्यू टेबल बनाया गया है तो वो 100 बन चुका है, ठीक है। अब देखो ये 100 बन चुका है, तो 1 के लिए यूनिटरी मेथड 100 बाई कितना हो जाएगा 426। तो 2023 का मुझे क्या निकालना है, न्यू वैल्यू निकालना है। तो 2023 जो ओल्ड के हिसाब से 447 था, तो न्यू के हिसाब से कितना होगा, क्योंकि न्यू का एक चेंज के लिए तो 100/426 है, तो 447 चेंजेस के लिए कितना होगा, ठीक है। तो ये देखो 100/426 इंटू 447, तो देखो आंसर आया 104.9, मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 105, ठीक है। तो ये देखो 105 आ गया, मतलब 2023 को बेस मान के जो नया टेबल, जो 2001-2 को बेस मान के जो नया टेबल बना है उसके अकॉर्डिंग 23 का वैल्यू होना चाहिए 105। चलो चेक करते हैं कि है कि नहीं है, क्योंकि मैंने लिखा था और अभी मैंने जो है हटाया और खुद से कैलकुलेट करके दिखाया। हम तुम लोग को जस्ट यहाँ पर यही चीज सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे करके ये न्यू टेबल बना था, ठीक है। क्यों, क्योंकि नहीं तो कोई बैलेंस ही नहीं क्रिएट होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि 16-17 का पहले वैल्यू 1125 था और अभी 16-17 का वैल्यू जो है वो बन चुका है 264, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ही है तो फिर हमारा वैल्यू तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ना चाहिए, कम कैसे हो सकता है। अब ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग इसको 100 मान रहे हैं, जो कि पहले कभी 100 से ज्यादा हुआ करता था, ठीक है। तो उसमें जो है मैचिंग होना चाहिए, तो मैचिंग होने के लिए हमें ये चेंज करना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखो ओल्ड टेबल का 23 का वैल्यू भी तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर 2001-2 न्यू टेबल के हिसाब से 100 है, तो 2002-3 जो है अगर हम लोग ओल्ड टेबल का वैल्यू पिक करते हैं 447, ये भी गलत है, क्योंकि इतना ज्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं हो सकता है, पहले 100 फिर 447, इसीलिए नया वैल्यू निकाला गया 101 2001-2002 को बेस मान के नया वैल्यू को निकाला गया है, ठीक है, ताकि मिसमैच ना हो। 100 के बाद 105 ये समझ में आता है, लेकिन हम लोग 100 के बाद डायरेक्ट 447 की ओल्ड वाला ही ले लो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग, ठीक है, शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। ये देखो हम समझाते हैं, तो ये देखो डायरेक्टली यहाँ से बोला जा सकता था, लेकिन हम जस्ट एक बार प्रैक्टिकली तुम लोग को कंसेप्ट समझाना चाह रहे थे कि क्या हम लोग चेंजेस कैसे कर सकते हैं। तो देखो शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर ये कैसे होता है, तो इसमें क्या बोला है देखो, these refer to two technical points, how the base period of index may be shifted, कैसे हम लोग बेस पीरियड को शिफ्ट करते हैं, how to index covering different bases may be combined into single series। देखो हम जस्ट यहाँ से तुम लोग को समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, बोला है फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम बिना फॉर्मूले के ही तुम लोग को समझा दिए हैं, ठीक है, और यहाँ भी समझा देंगे, बाकी तुम लोग चाहो तो फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। देखो यहाँ 80 से लेके 91 तक का हमें ईयर दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 100 104 106 107 100, धीरे धीरे बढ़ रहा है 112 115 117 125 131 140 147। अब हम लोगों ने शिफ्ट किया है इंडेक्स टू बेस 1990, मतलब क्या बोल रहा है कि ये टेबल बना था किसको बेस मान के, 1980 को बेस ईयर मान के ये पूरा बना हुआ है। अब ये लोग चाहते हैं कि 1980 को बेस नहीं मानेंगे, 1990 को बेस मानेंगे, मतलब इसका वैल्यू ये लोग 100 मानेंगे, ठीक है। अगर इसका वैल्यू 100 है तो 1991 का 147 ये बड़ा ही ऑड लगेगा सुनने में। क्यों, क्योंकि
100 से सीधा 147, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। और आगे का भी बड़ा अजीब लगेगा सुनने में, ये 100 है तो इसके आगे का ज्यादा कैसे हो सकता है, तो फिर तो हम लोग बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन हमारा कम हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, आगे का सारा ज्यादा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने बेस चेंज किया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें इंडेक्स नंबर को चेंज करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज करेंगे, तो देखो ये 100 मान लिए तो इसके बाद वाला ज्यादा होना चाहिए, इसके आगे का सारा कम होना चाहिए 100 से, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मैंने अभी अभी तुम लोग को जो सिखाया उसी के बेसिस पे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे करके निकलेगा, ये सारा डेटा देखो, यहाँ पर 100 अगर 1990 मेरा 100 है तो वो पुराने टेबल के अकॉर्डिंग 140 था, ठीक है। मतलब 140 चेंज हुआ है 100 में, ठीक है। तो 131 कितने में चेंज होगा, तो 1/100 डिवाइडेड बाई 140, तो 131 को मुझे चेंज करना है, तो 100/140 इंटू 131 चेक करके देखते हैं 93.6 आता है कि नहीं। देखो 100 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 131, देखो 93.57 यानी 93.6 आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक वैलिड जो है टेबल बनाया, मतलब हम लोगों ने 100 के अकॉर्डिंग इन सबको शिफ्ट कर लिया, ये आगे का जो भी हुआ ना इसको हम लोग बोलेंगे शिफ्ट कर लिया, ये सबको शिफ्ट कर लिया। अब फॉर्मूला कैसे दिया है देखो, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स इंटू 100, तो ये देखो 100, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स कितना था 131 प्रीवियस टेबल के अकॉर्डिंग, फिर प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड, जिस साल ये शिफ्ट होना चाह रहा है उस साल का प्राइस इंडेक्स क्या था 140, ठीक है। लेकिन मैंने जो तुम लोग को बताया ना यूनिटरी मेथड से, वो ज्यादा याद रहेगा कंपेयर टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो शिफ्टिंग कैसे होगा, सीधा बात है, जो आज 100 है वो पहले 140 था, तो जो पहले जिसको शिफ्ट करना चाहते हैं, अगर हम 89 को शिफ्ट करना चाहते हैं तो जो पहले 131 था तो वो आज कितना होगा, तो वैसे करके निकाल लिया, तो 93.6। इसके आगे का कोई भी निकालोगे तो इसी तरीके से निकलेगा। तो उसके बाद वाला भी कैसे निकालोगे, वही 1990 को बेस मान के, जो पहले 140 था वो आज 100 है, तो जो पहले कभी 125 हुआ करता था वो आज कितना हो जाएगा, तो 125 ऐसे करके निकाला जाएगा, तो वो 89.3 आना चाहिए, देख लो 100 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 125, देखो 89.28 यानी कि 3। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं अपने सारे डेटा को ताकि कंपैरिजन कर सके, नहीं तो कंपेयर कैसे करोगे, 100 है 100 के बाद अचानक से 140 या फिर 100 के आगे वाला 131, दोनों इररिलेवेंट लग रहा है, ठीक है। तो पहले का तो कम होगा और नीचे का ज्यादा होगा, लेकिन इतना भी तो ज्यादा नहीं होना चाहिए 100 से 147, इसलिए इसको भी चेंज किया गया है। तो ये जो हम लोग जब प्रीवियस वाला चेंज करते हैं उसको बोलते हैं शिफ्टिंग, और जब नेक्स्ट वाला चेंज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। इसीलिए देखो टॉपिक का नाम क्या दिया है, शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग में क्या होगा, ये देखो सिंपल सा बात है, अगर 1990 का 100 है, क्यों हम 100 लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोला इसको बेस मानो, तो जो पहले 140 था वो आज 100 है, ठीक है। देखो जो पहले 140 था वो आज 100 है, तो 1 कितना होगा 100/140, ठीक है। तो जो पहले 147 था वो आज कितना हो जाएगा 100/140 इंटू 147। तो मुझे नहीं लगता है फॉर्मूला इसमें रटने का जरूरत है, हम लोग कंसेप्ट के साथ आराम से कर सकते हैं। 140 इंटू 147 डिवाइडेड बाई 140, तो ये देखो 105 आ गया आंसर। तो ये जब हम लोग नेक्स्ट आएंगे तो उसको बोलेंगे स्प्लाइसिंग, और जब जो है प्रीवियस को चेंज करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे शिफ्टिंग, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर वही दिया है, ये देखो शिफ्टिंग का फॉर्मूला, स्प्लाइसिंग टू सेट अ प्राइस इंडेक्स नंबर कवरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम इज यूजुअली रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज अ मेजर चेंज इन क्वांटिटी वेटेज, ये देखो मेजर चेंजेस हो रहा है, ये 100 और ये 140, इसके साथ इसको कंपेयर मत करो, वो तो प्रीवियस टेबल पे ठीक ही बना हुआ है, 140 के बाद 147 दैट इज नॉट द ह्यूज क्वांटिटी। 100 से 147 क्योंकि अभी तो 100 हो रहा है, 100 से 147 ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में दिख रहा है, तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। इट मे ऑल्सो बी नेसेसरी ऑन अकाउंट ऑफ न्यू मेथड ऑफ कैलकुलेशन और इंक्लूड
इंक्लूजन ऑफ न्यू कॉमोडिटी ऑफ द इंडेक्स, ठीक है। तो जो भी हो हमें उतना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग समझने से मतलब है, ठीक है। स्प्लाइसिंग का मतलब है जब हम लोग किसी शिफ्टिंग या स्प्लाइसिंग तभी ऑकर होता है जब हम लोग अपने बेस ईयर को चेंज कर रहे पहले जो था उससे। तो बैलेंस बनाने के लिए उसके नेक्स्ट वाले में ज्यादा डिफरेंसेस ना दिखे, मतलब 100 के बाद 147 ये बोलने में हमें जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो सकता है। तो इसका चेंजेस नेक्स्ट ईयर का चेंजेस एंड प्रीवियस ईयर के चेंजेस को शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग बोला जाता है। प्रीवियस ईयर का शिफ्टिंग और नेक्स्ट ईयर का जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। ये चीज हमें समझना था। तो ये हो गया हम लोग का शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग, ठीक है। यहाँ पर भी एक जो है एग्जांपल दिया हुआ है शिफ्टिंग स्प्लाइसिंग का। ये देखो 1993 को बेस मान के किया गया था, फिर रिवाइज किया गया 1995 को बेस माना, तब उसको 100 कर दिया। तब देखो 1990 जब बेस था तो 1991 का वैल्यू इतना 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 और इतना था। अब जैसे 1995 को बेस मान लिया गया, ये देखो 1995 को 100 मान लिया गया। अब हम लोग इसके बाद वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके बाद वाला हम लोगों को जो है जिस तरीके से मैंने शिफ्टिंग स्प्लाइसिंग तुम लोग को बताया उसी तरीके से कैलकुलेट करते जाना चाहिए। ये देखो यहाँ पर जैसे कि कैसे निकालेंगे, ये देखो ये 100, ये अभी अगर 100 है, पहले 114.2 था, ठीक है। 100 जो है आज वो पहले कभी, ये देखो पहले कभी 114.2 होता था जो आज 100 है, तो 1 होने से 100 बाई 114.2, तो जो 11.9 था वो आज कितना होगा इंटू 111.9, ठीक है। सेम चीज किया हुआ है और एक एग्जांपल है, तो 100 इंटू 111.9 इन डिवाइडेड बाय, ये हो गया 114.2, ठीक है। ये देखो 97.98 तो 98 कर दिया, मतलब 100 के आगे वाला कम होना चाहिए और उसके बाद वाला जो है इस तरीके से, ये देखो उसके बाद डायरेक्टली कैलकुलेट हुआ है 100 102.5 इस तरीके से, मतलब उसका दिया नहीं था कि कैसे चेंजेस है, तो उन्होंने बताया कि कैसे करके जो है डेटा होगा। तो ये देखो यहाँ पर दे दिया है रिवाइज्ड प्राइस इंडेक्स, ये देखो यहाँ से चेंज हुआ 102.5 106.4, ये प्रीवियस ईयर का जो डेटा है उसको लेके कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। ये वाला दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग का शिफ्टिंग स्प्लाइसिंग बताया गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है लास्ट पॉइंट दैट इज टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, ठीक है। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी क्या होता है? इसमें हमें टोटल 4 तरीके का टेस्ट जो है वो समझना पड़ेगा और उससे क्वेश्चन भी आता है, तो हम दिखाते हैं हम लोग को 4 टेस्ट क्या, जितना होगा उतना ही बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी के लिए हमें टोटल 4 टेस्ट जो है वो पता करना है। पहला टेस्ट होता है यूनिट टेस्ट, ठीक है। ज्यादा कुछ हमें नहीं चाहिए, प्रूफ नहीं चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू के लिए कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है, जस्ट समझने से मतलब है, ठीक है। यूनिट टेस्ट का मतलब होता है यूनिट फ्री फॉर्मूला, ठीक है। तो जो हम लोग का फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं वो यूनिट फ्री होना चाहिए, ठीक है। यूनिट फ्री का मतलब है जिसमें कोई यूनिट नहीं रहना चाहिए। तो अगर तुम लोग देखोगे कि हम लोग का हर एक फॉर्मूला रेशियो बेसिस पे है, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। कुछ दिन पहले ही मैंने क्लास में मैथ्स क्लास में रेशियो करवाया, ठीक है। तो वहां पर मैंने बोला था कि रेशियो बनने से यूनिट फ्री ऑटोमेटिकली बनेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर तुम लोग देखो, लास्पियर्स हो, पैसेज हो, फिशर्स हो, बोलीज हो, मार्शल हो, सभी का जो है हम लोग का फॉर्मूला क्या है? रेशियो में है। चलो दिखा देते हैं, ये देखो सभी का हम लोग का रेशियो में है, ये देखो सभी फॉर्मूला हम लोग का रेशियो में है। तो अगर सभी फॉर्मूला रेशियो में है तो किसी में यूनिट नहीं आएगा, तो इसका मतलब लास्पियर्स, पासेस, फिशर्स, बोलीज, मार्शल, एज ओथ, ठीक है, नाम है, ठीक है। तो ये सभी जो है ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। हम लोग को थियोरेटिकली क्या याद रखना है? सिंपल इतना याद रखना है कि इनमें से कौन
ये टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, कौन नहीं करता है? तो 4 टेस्ट है, जिसमें से पहले मैंने बोला यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट का मतलब मेरा यूनिट फ्री फॉर्मूला होना चाहिए। ये सभी का फॉर्मूला हम लोग यूज कर चुके हैं, काफी सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, ये सभी का फॉर्मूला यूनिट फ्री होता है, ठीक है। किसी में भी यूनिट नहीं आता है, तो ये सभी इस जो है टेस्ट को पास कर जाते हैं, यानी सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला है जो इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, वो स्पेशली तुम लोग को याद रखना चाहिए। तो दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नॉट satisfied these टेस्ट। ठीक है, सिंपल का मतलब ही हो गया अनवेटेड। मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला बोल रहा है कि यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। देखो वो भी लिखवाया हुआ है, उसका भी मतलब बता देते। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स जो है, ये हम लोगों का जो है इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। ये वाला मतलब यूनिट टेस्ट को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं लॉजिक कुछ दिया है कि नहीं यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर वैसे कुछ बोला नहीं है, सिर्फ यही बोला है, एक्सेप्ट फॉर द सिंपल अनवेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स ऑल अदर फॉर्मूला सेटिस्फाई दिस टेस्ट। बस तुम लोग को इतना ही याद रखना है, कुछ प्रूफ नहीं बताए कि हम यहाँ से कुछ बताए। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो है वो हम लोग का इस फॉर्मूले को इसका जो है सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब इसमें यूनिट फ्री नहीं होता होगा, ठीक है, इसीलिए बोल रहा है। जैसे कि हो सकता है कि यूनिट फ्री ना हो, इसी वजह से बोल रहा है। बाकी हमें इस पे कुछ ज्यादा पूछा नहीं है, तो छोड़ो, बाद में देखेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो बता देंगे, ठीक है। इतना याद रखो कि सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स जो है वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता है, बाकी सब कर जाते हैं, ठीक है। बाकी सब में इनका नाम याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो पहले टेस्ट का नाम क्या पढ़ा? यहाँ पर यूनिट टेस्ट। इसके बाद पढ़ेंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। तो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है ये कैसे करके डील होता है? देखो, टाइम का मतलब देखो, हम लोग नॉर्मली क्या निकालते हैं? पी एन बाई पी जीरो, ठीक है। तो पी एन बाई पी जीरो को हम लोग कैसे लिखेंगे? पी जीरो एन। इसको अगर एक लाइन में लिखना है, पी जीरो एन। और इस चीज का मतलब ये हो गया करेंट ईयर ऑन बेस ईयर, ठीक है। ये हम लोग चेंजेस कैसे निकाल रहे? करेंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। आप टाइम को रिवर्स कर देंगे, मतलब हम लोग अभी निकाल रहे थे करेंट ईयर ऑन बेस ईयर, तो अभी हम लोग निकालेंगे बेस ईयर ऑन करेंट ईयर। तब कैसे लिखेंगे? जस्ट इसका ऑपोजिट, ये पी जीरो ऊपर चला जाएगा, पी एन नीचे चला जाएगा। तो जिसको हम लोग जीरो एन लिख रहे थे, उसको हम लोग एन जीरो लिखेंगे, ठीक है। जीरो एन का मतलब पहले जीरो बाद में एन, एन जीरो का मतलब पहले एन बाद में जीरो। मतलब यहाँ पर ऐसे हो गया, देखो ये याद रखना पड़ेगा नोटेशन। देखो करेंट ईयर ऑन बेस ईयर वो तो ऐसे लिख ही लोगे, लेकिन ऐसे कैसे लिखोगे? करेंट ईयर ऑन बेस ईयर पे बेस्ड करके, तो पहले इसीलिए जीरो, उसके बाद एन। और ये जो है ये हो गया हम लोगों का बेस ईयर ऑन करेंट ईयर, तो करेंट ईयर के बेसिस पे, तो इसीलिए एन पहले आएगा। तो ये तुम लोग को थोड़ा सा समझ के याद रखना पड़ेगा, ठीक है। टाइम को रिवर्स कर दिया। अब इसका जो रूल्स है ये कुछ ऐसा है कि पी जीरो एन और पी एन जीरो ऑलवेज वन होना चाहिए। ये जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। मतलब पी जीरो एन का मतलब क्या हो गया? पी एन बाई पी जीरो इंटू पी एन जीरो का मतलब क्या हो गया? पी जीरो बाई पी एन। और ये देखो कैंसिल आउट करके सच में वन होता है, ठीक है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट बोल रहा है कि अगर हम टाइम को रिवर्स कर दे तो मेरा मल्टीप्लीकेशन करके वन आना चाहिए। अब हम लोग को ये देखना है कि लेस्पियर्स, पैसेज और फिशर्स, अब देखो सब में चेक करने का जरूरत नहीं है, मेन 3 में चेक करने का जरूरत है। यूनिट टेस्ट में ये सभी सेटिस्फाई करते, इसलिए मैंने लिखवा दिया। बाकी में यहाँ पर तुम लोग को क्या याद रखना है, कौन सेटिस्फाई करता है वो हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मेन तीन जो है उन पे बताएंगे। ये देखो टाइम रिवर्सल टेस्ट, यहाँ भी उतने पे ही बताया हुआ है, क्वेश्चन भी हमें उसी 3 पे ही पूछेगा। जैसे हम बताते हैं लेस्पियर्स, ठीक है। तो लेस्पियर्स ये वाला टेस्ट सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, देखो तो कैसे पता चलेगा? हम लोग पहले निकालेंगे पी जीरो पी एन, मतलब करेंट ईयर बेस ईयर जो नॉर्मल होता है, तो पी एन बाई पी जीरो, ठीक है, इनटू क्या हो जाता है? क्यू जीरो, ठीक है। ये हम लोग का लेस्पियर्स का फॉर्मूला होता है।
इनटू अगर हम लोग पी एन जीरो कर देते हैं तो उस केस में देखो, ये तुम लोग को याद रखना जरूरी नहीं, तुम लोग को सिर्फ इतना ही याद रखना है कौन सेटिस्फाई करेगा कौन नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा समझा कर देंगे प्रूफ के साथ, छोटा सा प्रूफ के साथ, तो तुम लोग को दिमाग में अच्छे से चला जाएगा। अब पी एन जीरो है मतलब ऊपर जीरो वाला इंपैक्ट लिखो, मतलब ये डेटा ऊपर चला जाएगा और ये डेटा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये डेटा नीचे आ जाएगा। अब देखो ये कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये है पी जीरो, ये है हम लोग का ये, एक सेकेंड मैंने यहाँ पर एन लिखना था, एक मिनट मैंने ना उल्टा लिख दिया, रुको रुको, ये ठीक लिखा हुआ था, रुको एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया, ये जीरो जीरो ये ठीक लिखा हुआ था, ये एन होगा, ये एन होना चाहिए था, इसको उल्टा लिख दिया। ये देखो कैसे, ये देखो लेस्पियर सिंपल ये वाला होता है पी एन बाई पी जीरो क्यू जीरो क्यू जीरो। आप जब टाइम को ही रिवर्स कर देंगे तो उस केस में ये एन जीरो हो जाएगा, ये जीरो एन हो जाएगा, ये दो जीरो एन एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा जो है नॉर्मल टाइम के हिसाब से, ये रिवर्सल टाइम के हिसाब से। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके वन नहीं आ रहा है, चेक करके देख सकते हो, पी जीरो क्यू एन कैंसिल आउट नहीं होगा, पी एन क्यू जीरो, तो ये नॉट इक्वल टू वन हो गया, तो इसका मतलब लेस्पियर्स इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। फिर पासेस देखो, पासेस इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो पासेस में क्या होगा, सेम वही पी एन बाई पी जीरो, यहाँ पर हो जाएगा क्यू एन, ये नॉर्मल फॉर्मूला था हम लोग का, 100 मैंने नहीं लिखा है, चाहो तो लिख सकते हो। और यहाँ पर फिर से ये मुझे टाइम रिवर्सल करना है, तो हम यहाँ एन तो नहीं कर सकते, मुझे क्या ऊपर जीरो लगाना है नीचे एन लगाना है, ठीक है। और क्यू एन है तो इधर मुझे क्यू जीरो देना है। ये भी देखो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ऊपर है पी एन पी जीरो, कहीं पर भी कैंसिल आउट नॉट इक्वल टू वन हो गया, यानी पैसेज भी इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब बचा फीचर्स, फीचर्स पे चेक करके दिखाते हैं सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो फीचर्स का फॉर्मूला क्या होगा, रूट ओवर ऑफ लेस्पियर्स इनटू पासेस, तो लेस्पियर्स का ये है, देख देख के लिख लेते हैं। तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग को प्रूफ करने नहीं देगा कि इतना कुछ लिखना है, हम तो जस्ट इसीलिए करवा रहे हैं ताकि तुम लोग को आसानी से याद रहे कि क्यों सेटिस्फाई कर रहे हैं। थोड़ा याद रखना मतलब थोड़ा याद रखना मुश्किल है ना, ऐसे बिना कुछ समझे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं, देखो कैसे हो रहा है। तो हम यहाँ पर जस्ट दोनों को लिख रहे हैं, जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है इंटू पी जीरो क्यू जीरो पी एन क्यू जीरो, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल आउट होता है कि नहीं, चेक करो, नीचे पी जीरो क्यू जीरो है, कहीं पर भी ऊपर पी जीरो क्यू जीरो, हाँ है, कैंसिल आउट। अच्छा, पी एन क्यू जीरो कहीं ऊपर पी एन क्यू जीरो है, बिल्कुल है, ठीक है। पी जीरो क्यू एन कहीं पर है, हाँ है, पी एन क्यू एन, और ये देखो ये जीरो आ गया, और ये एक मिनट मैंने शायद कुछ तो गलत लिखा होगा, पी एन क्यू जीरो पी जीरो क्यू एन, हाँ ये एन होगा, ये एन है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट इसके साथ होगा, पी एन क्यू एन इसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो पी जीरो, और ये जो मेरा बचा हुआ है ना, ये देखो मेरा पहले कौन कौन सा कैंसिल आउट हुआ, चलो हम एक बार सारा हटा के दिखाते, क्योंकि मैंने लिखते हुए गलत किया ना, ये जीरो लिख दिया है, ये एन था, ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, फिर से कैंसिल आउट करके दिखा रहे हैं, ये देखो पी जीरो क्यू जीरो कैंसिल आउट, पी एन क्यू एन कैंसिल आउट, पी जीरो क्यू एन कैंसिल आउट, पी एन क्यू जीरो कैंसिल आउट, तो रूट ओवर ऑफ वन आ गया, सारे कैंसिल हो गए तो वन आ गया। तो फीचर्स देखो, तुम लोग को प्रूफ याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए। तो फीचर्स हम लोग का टाइम रिवर्सल टेस्ट को कर लिया है सेटिस्फाइड, फीचर्स टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर लिया, इसका मतलब टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड बाय फीचर्स बट नॉट सेटिस्फाइड बाय लेस्पियर्स एंड पैसेस। क्या मार्शल और बोलिस का याद रखना पड़ेगा इसके लिए, नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन कौन सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ फिशर्स, ठीक है, लेस्पियर्स और पैसेज नहीं करेगा। और यूनिट टेस्ट कौन सेटिस्फाई करेगा, लेस्पियर्स पैसेज फिशर्स बोलिस मार्शल। और कौन नहीं करेगा, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नॉट सेटिस्फाइड दिस टेस्ट, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग और एक टेस्ट देख लेते हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये बता देते हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट।
फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि P0n इंटू Q0n, ये करने पे हम लोग का V0n आना चाहिए, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी में वैल्यू आना चाहिए, और प्राइस और क्वांटिटी अगर करेंट ईयर ऑन बेस ईयर है, ये इसका मतलब है क्या, करेंट ईयर ऑन बेस ईयर, इसका मतलब भी करेंट ईयर ऑन बेस ईयर, तो ये भी मेरा करेंट ईयर ऑन बेस ईयर, ये बेसिस पे हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट टिका हुआ है, ठीक है। अब देखो ये P0n का मतलब Pn बाई P0, Q0n का मतलब Qn बाई Q0, और इसका मतलब मल्टीप्लाई करके Pn Qn डिवाइडेड बाई P0 Q0, जो आज ही हम लोगों ने पढ़ा वैल्यू इंडेक्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं ना Vn बाई V0, वैल्यू इंडेक्स आज ही तो पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। अब ये देखना है कि कौन इसको सेटिस्फाई करेगा, जैसे हम तीन पे ही दिखाएंगे, तीनों पे ही ये याद रखना है, लेस्पियर्स, ठीक है। तो लेस्पियर्स का क्या हो जाएगा, ये देखो P0n इंटू Q0n कैसे होगा, ये वाला, तो ये देखो समेशन Pn बाई समेशन P0 इंटू क्या हो जाएगा Q0, फिर बोल रहे हैं तुम लोग को ये प्रूफ याद नहीं रखना है, बस समझ लेना है एक बार। क्वांटिटी इंडेक्स कैसे होगा, आज ही लिखवाया Qn बाई Q0, जो हम लोग का लेस्पियर्स में होगा, इनटू प्राइस हो जाएगा वेटेज के लिए। तो अगर ये मेरा यहाँ पर क्वांटिटी इंडेक्स 0 0 है, तो प्राइस इंडेक्स भी मेरा 0 0 लग जाएगा। अब ये किसी तरीके से मल्टीप्लाई करके Pn Qn आ रहा है क्या, देखते हैं। Pn Qn, तो Pn Qn तो कहीं है ही नहीं कि आ रहा है, ठीक है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है Vn बाई V0 आ जाए, ठीक है, तो लेस्पियर सेटिस्फाई नहीं करा। चलो पासेस देख लेते हैं, ठीक है। तो पासेस का P0n इंटू Q0n, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Pn बाई P0, ठीक है, और यहाँ पर Qn होगा, क्योंकि पासेस जो है ये n को लेता है, ठीक है। फिर यहाँ पर Pn, यहाँ क्वांटिटी है तो Q होगा, P के जगह Qn बाई Q0, और प्राइस हो जाएगा वेटेज के लिए, और n हो जाएगा, ठीक है। अब क्या इससे Pn Qn बनता है, Pn Qn तो है, लेकिन नीचे तो कोई किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो मेरा आ रहा है Pn Qn तो बन रहा है, लेकिन स्क्वायर फॉर्मेट में आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी मेरा Vn V0 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अब फिशर्स का देखते हैं, देखो फिशर्स का होगा लेस्पियर्स इनटू पैसेज, ठीक है, तो मतलब ये दोनों फॉर्मूला मुझे लिख देना है, Pn Q0 डिवाइडेड बाई, हम देख देख के ही लिख रहे हैं, ठीक है, P0 Q0, और यहाँ पर Qn बाई Q0, ठीक है, इंटू P0 P0, ठीक है, ये लिख लिया, इंटू Pn Qn P0 Qn Qn Q0 Pn Pn, ठीक है। अब देखना है इससे मेरा Vn V0 आता है कि नहीं, देखते हैं कुछ कैंसिल आउट होगा कि नहीं, तो देखते हैं Pn Q0, तो Pn Q0 कैंसिल आउट, ठीक है, और क्या कैंसिल आउट होगा Qn P0, तो देखो Qn P0, ये रहा Qn P0, ठीक है। अच्छा ये ऊपर है N 0 0 0 0, ठीक है, तो इसका मतलब समेशन Pn इंटू Qn इंटू समेशन Pn इंटू Qn, हम लोग इसको आगे पीछे लिख ही सकते हैं, और ये हो गया समेशन P0 Q0 इंटू समेशन Q0 P0, या P0 Q0 जो भी लिखो, तो रूट के बाहर आएगा तो एक एक डेटा आएगा, मतलब Pn Qn P0 Q0, ठीक है। तो Pn Qn का मतलब क्या हो गया Vn, P इंटू Q का मतलब ही V होता है, N है तो N, जीरो है तो जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया फिशर्स जो है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, बट लेस्पियर्स और पैसेज नहीं करता है, ठीक है। तो ये दोनों ने नॉट सेटिस्फाइड किया, इन्होंने सेटिस्फाइड किया, ठीक है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आता है, यही लास्ट लिखेंगे, फिशर्स इज आइडियल इंडेक्स, इसको आइडियल इंडेक्स नंबर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये मैक्सिमम टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, एज इट सेटिस्फाइज फैक्टर टाइम एंड यूनिट
टेस्ट, ठीक है, ये तीनों टेस्ट में पास हो जाता है, ठीक है, तीनों टेस्ट में पास हो जाता है। बट जो हम लोगों का बाकी 3 है, जैसे कि बाकी 2 मेनली जो लेस्पियर्स और पासेस है, वो सिर्फ यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, ना तो टाइम रिवर्सल को करते, ना तो फैक्टर रिवर्सल। तुम लोग को ये प्रूफ याद करने का कोई जरूरत नहीं है, समझना है, ताकि कभी भी भूल जाओ तो इसको काम में लगा सकते हो। बाकी बीकॉम में प्रूफ पहले तो आता था, अगर अभी जो है एमसीक्यू हो गया है ये टॉपिक भी, तो मुझे लगता है फिर इसी एमसीक्यू बेस्ड पे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक टेस्ट बाकी है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 4 में से एक और टेस्ट बाकी रह गया जिसको बोलते हैं सर्कुलर टेस्ट, और ये होने के बाद और हमें नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन बाकी है और एडिशनल क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन बाकी है वो सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।